यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का हम एनालिसिस कर रहे हैं। दो पार्ट आपको डिलीवर किए हैं। पार्ट 1 था एसोसिएटेड विद द इकोनॉमी। 14 क्वेश्चंस थे जो ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमने आइडेंटिफाई किया, ट्रेस करके दिया, आपको सॉल्व करके दिया। नेक्स्ट सेक्शन था 16 क्वेश्चंस का पॉलिटी का। हमने प्रूव करके दिया कि 13 क्वेश्चंस आपके होते हैं लक्ष्मीकांत पर बेस्ड। 3 क्वेश्चंस हमने बताया कि नहीं हो पाएंगे वहाँ से, तो हमने 3 क्वेश्चंस की भी आंसर की दी, लेकिन हमने ये भी स्थापित किया कि भाई लेक्चर के वाया या एम लक्ष्मीकांत से आप उसे ढूंढना चाहें तो नहीं मिलेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो 13 क्वेश्चन आप कंसिडर करिए पॉलिटी के और 14 क्वेश्चन आप कंसिडर करिए इकोनॉमी के। कितने हो गए? 13 और 14 27। मार्क्स कितने हो गए? 54। आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और आज का हमारा असेसमेंट है हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, और इसी के साथ हम लेकर के चलेंगे आर्ट एंड कल्चर, दोनों कलेक्टिवली लेके चल रहे हैं। और आज हमारे जो क्वेश्चंस हैं 16 क्वेश्चंस, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन निकाल के देंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। आज पॉलिटी की तरह वो 3 भी नहीं रह गए। आज तो पूरे 16 के 16 लिखित रूप में दिखाने वाला हूं मैं। तो 16 क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू प्रूव फ्रॉम द वेरी लेजिटिमेट, recognized, established authors, that is NCERTs, एंड जो सोर्स हम फॉलो करते हैं सिविल सर्विसेज का, क्रॉनिकल्स का। तो 16 क्वेश्चन, तो अब आप पता लगाइए। पहले 14 क्वेश्चन इकोनॉमी के, फिर 13 क्वेश्चन आपने कर लिए पॉलिटी के, फिर 16 क्वेश्चन आपके हो गए हिस्ट्री के। कितने हो गए टोटल? 43 क्वेश्चन। और मार्क्स कितने हो गए? 86 मार्क्स। क्या बात है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के क्लोज ही पहुंच रहे हैं। और उसके प्रीवियस 75 थी कट ऑफ, उससे तो फिर कई नंबर आगे ही चले गए आप। अभी पूरा का पूरा ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी का सेक्शन पढ़ा है, साइंस भी पढ़ा है। अभी करेंगे सब करेंगे। आज हम इन 16 क्वेश्चंस के लिए बातचीत करेंगे। जब हम इन 16 क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, हम एंशिएंट के क्वेश्चन लिख देंगे कितने हैं, मिडिवल के कितने हैं, मॉडर्न के कितने हैं, क्वेश्चन के साथ साथ ही लिख देंगे। हम इसके लिए ओल्ड NCERTs क्लास में भी फॉलो कराते हैं और अभी आंसर्स देने टाइम भी बताएंगे, जिसमें ओल्ड NCERT जो इस्तेमाल होती है एंशिएंट के लिए, वो इस्तेमाल होती है रोमिला थापर की, और वो इस्तेमाल होती है RS शर्मा की। जो मिडिवल के लिए इस्तेमाल होती है वो इस्तेमाल होती है सतीश चंद्र और रोमिला थापर। और जो इस्तेमाल होती है मॉडर्न के लिए NCERT, वो इस्तेमाल होती है बिपिन चंद्र। तो ये ओल्ड NCERTs के ऑथर्स हैं, रोमिला थापर एंड RS शर्मा फॉर एंशिएंट, सतीश चंद्र एंड रोमिला थापर फॉर मिडिवल, एंड बिपिन चंद्र फॉर मॉडर्न। इन्होंने NCERTs लिखी थी ओल्ड। उसके बाद जो आपकी स्टैंडर्ड न्यू NCERTs आती हैं वो काउंट होती हैं। इसके अलावा हम क्लास में जो फॉलो करते हैं, हम तो वाइड सोर्सेज फॉलो करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर इग्नो का कंटेंट भी है, NIOS का कंटेंट भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल्स का, और शेखर बंदोपाध्याय की किताब भी है। लेकिन एक बुक जो हम पहले दिन से ही फॉलो करते हैं ओल्ड एंड न्यू NCERTs के साथ, वो है सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल्स। मैं कई आंसर्स उसमें से निकालने वाला हूँ। सो सिविल सर्विसेज की किताब है, हिस्ट्री की बहुत ही ऑथेंटिक क्रॉनिकल्स। एक बुक को बनाने के लिए 20 to 22 ऑथर्स से कंटेंट कंपाइल किया गया है। प्रूवन है, ऑथेंटिक है किताब, इसलिए हम इसे शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं। हम यहाँ पर जब बात कर रहे हैं आपके सामने कि हम हिस्ट्री के विषय में बात कर रहे हैं, तो हमारी लेजिटिमेसी क्या है, हम किस बेसिस पर इस आंसर की को जस्टिफाई करने का या इस एनालिसिस को प्रेजेंट करने की स्टैंडिंग रख पा रहे हैं, उसके लिए भी हम थोड़ी सी चीज़ बताते हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति की किताब पढ़ना चाहते हैं किसी स्टैंड पर लगी हुई, तो आप पूछते हैं इनकी कितनी किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, इनका बुक स्टॉल्स पे क्या स्टैंडर्ड रह चुका है, क्या लेवल। तो उसके लिए आई वांट टू शो यू वन थिंग। ये हमारा चैनल है यूट्यूब पे, दिस इज फोकस IAS PCS इंस्टीट्यूट, एंड दिस इज द प्लेलिस्ट सेक्शन इन द फोकस IAS PCS इंस्टीट्यूट। इस सेक्शन में अब आपके सामने हम कुछ बातें रखते हैं, देखिए ध्यान से समझना है आपको। देखिए ये एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है और इसमें ऑलमोस्ट 43 लेक्चर्स हमने कवर किए हैं एक्सक्लूसिवली। सो 43 लेक्चर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, 57 लेक्चर्स ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। दीज आर द 57 लेक्चर्स, थॉरोली कवर्ड है सारे ऑथर्स के वाया। और उसके बाद आ जाती है मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, 187 लेक्चर्स ऑफ मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री कवर्ड है। कितने हो गए? 187, 57, 43, आप काउंट करते जाइए। इसके अलावा
ये वर्ल्ड हिस्ट्री है और 33 लेक्चर्स वर्ल्ड हिस्ट्री के कवर्ड हैं थॉरली। 37 लेक्चर्स कवर्ड है हेरिटेज एंड कल्चर के। 67 लेक्चर्स कवर्ड हैं आर्ट एंड कल्चर के। तो 67 फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर, 37 फ्रॉम हेरिटेज एंड कल्चर, 34 फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री, 57 फ्रॉम द मेडिवल, 43 फ्रॉम द एंशिएंट and 187 lectures from modern and contemporary. How many lectures are there? 430. No. फिर से गिन लेते हैं। 187 प्लस 57 प्लस 43 प्लस 67 प्लस 37 प्लस 34 ना 434 लेक्चर्स। तो 434 लेक्चर्स, 425 लेक्चर्स, 425 लेक्चर हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पे हमारे यूट्यूब चैनल फोकस IAS PCS इंस्टीट्यूट पे पोस्टेड है। इसी बॉडी ऑफ कंटेंट के सब्सटेंस पे खड़े होकर के हम ये एनालाइज कर रहे हैं। सभी सेगमेंट्स जिनका हमने एनालिसिस किया है इसी सब्सटेंस पे खड़े होकर किया है। ये सिर्फ आपको इसलिए बताया गया है कि इंस्टीट्यूट की वर्किंग ऑथेंटिसिटी आपको क्लियर हो, हमारी स्टैंडिंग की लेजिटिमेसी आपको पता हो, हम सब्सटेंशिएटेड मैनर में बात कर रहे हैं, ये आपके सामने हो। ऑल द लिंक्स आर ओपन एट द यूट्यूब चैनल, यू कैन विजिट एंड यू कैन ऑब्जर्व द क्वालिटी। और हम इसलिए उन सारे सोर्सेज से बात प्रमाणित करेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए बच्चा एक खास परिस्थिति में होता है, कई बातें रिकॉल नहीं कर पाता है, उसे चीज़ें नहीं जुड़ती, हम उसकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहे। हमारा एजेंडा है कि वो आगे से और संजीदगी से पढ़े, वो ये यकीन और इत्मीनान रखे कि जो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑथेंटिक लेजिटिमेट एंड इस्टेब्लिश्ड सोर्सेज है वहीं से पेपर आएगा। इसलिए आगे से भ्रम में जाए बिना, किसी भी सो कॉल्ड एनालिसिस के इल्यूजन में आए बिना, इधर उधर नोट्स के लिए भागे बिना, अपने रिलायबल सोर्सेज के साथ टिक के पढ़ाई करे, ज़िंदगी में सफल हो जाएगा। सिर्फ इसीलिए हम ये एनालिसिस रख रहे हैं कि पढ़ना कैसे है, इत्मीनान और यकीन कैसे रखना है अपनी किताबों पर। आपकी इंटीग्रिटी पर कोई डाउट नहीं है। जो बच्चे पेपर देने गए हैं, आप अगली बार और इम्प्रूव करें, ये हमारा एफर्ट है। दैट्स द आइडिया। तो शुरुआत करते हैं हम अलग अलग लेवल टॉपिक से। कोशिश करेंगे कि हम शुरुआत एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन से करें। सो वी विल बिगिन फ्रॉम दैट। और हम कोशिश करेंगे कि हम एक सीक्वेंस में ही आएँ, पीछे से होते हुए आएँ एंशिएंट हिस्ट्री से। तो चैप्टर बाय चैप्टर हम टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। ओके, पहला क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। आई गेस जिन्होंने भी हिस्ट्री पढ़ी है वेल अवेयर्ड होंगे इस बात से। द फेमस फीमेल फिगरेन नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहेंजोदारो। इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक्सकवेशंस में, खुदाइयों में जो डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू मिला है, फीमेल फिगर मिली है, वो किस मटेरियल की बनी है? इज मेड ऑफ कार्नेलियन, क्ले, ब्रॉन्ज या गोल्ड? क्लियर कट आंसर इज ब्रॉन्ज, क्योंकि हम उसे ब्रॉन्ज फिगरिन ही कहते हैं। इट्स अ ब्रॉन्ज फिगरिन। ओके, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द एंशिएंट हिस्ट्री। क्यों? जब भी आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से एसोसिएटेड, जब भी उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, तो आप वहाँ पर एक चीज़ पढ़ते हैं, द लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी। और उस लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी में ये चीज़ पढ़ी जाती है कि कैसे इतने छोटे साइज़ में भी मेटल के साथ इतनी प्रिसीजन से वो ऐसी फिगर्स बना लेते हैं। उसका कारण ये है कि वो डाई बनाते हैं और उसमें मेटल पिघलाते हैं, कास्टिंग करते हैं, और फिर इसीलिए वो ऐसी शेप्स बना पाते हैं। इट्स अ लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी सिस्टम। आई वॉन्ट टू शो यू दिस फ्रॉम योर स्टैंडर्ड बुक्स। आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में ये गिवन है, मैं वहाँ से ये दिखाना चाहता हूँ ताकि आप में जो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस इन्वोक हो। ओके, देखिए ये वो किताब है जिसे हम सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल कहते हैं। इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें टॉपिक ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से किया जाता है, हर चीज़ बहुत सुंदर मैनर में ऑर्गेनाइज कर दी जाती है। चैप्टर पूरा कंसोलिडेट होता है। आपने अलग अलग एनसीईआरटी से पढ़ा है, लास्ट में आप यहाँ पे आइए, आपका कंसोलिडेशन हो जाता है। तो इसमें जाने के बाद आपको साफ तौर पर एक टॉपिक आ गया, इंडस वैली की स्क्रिप्ट, उनकी सील्स, उनके बीट्स, उनकी साइंटिफिक नॉलेज। उसके अंदर देखिए स्कल्पचर्स का हेडिंग। तो स्कल्पचर्स में क्या लिखा है, हम आगे बढ़ जाते हैं सीधा जहाँ पर बात लिखी है, वो यहाँ पर आ गई आपकी बात। वो ये है कि
द मोस्ट ब्यूटीफुल, सारे अलग अलग बताए हैं, लेकिन द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल is a bronze figure 4 inches height of a young woman with slim body, lanky legs, big eyes, protruding lips and bunched curly hair. She wears nothing but a necklace and bangles, and her provocative posture suggests that the sculptor has represented a dancing girl. तो ये क्योंकि किताब मेंस की ज़रूरत को भी सर्व करती है, तो रिटन में आएगा तो थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दिया जाता है, फिर पूछा जाता है ये फिगर किसका है, तो बताया जाता है इंदस वैली की डांसिंग गर्ल का है। तो इस तरह से ये बताना, तो जैसे इट इज़ प्रूव्ड फ्रॉम द बुक में ही गिवन है। ये सेम चीज़ आपकी एनसीईआरटीज़ में गिवन है, अगर आप न्यू एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं सॉरी उसमें भी मिल जाएंगी, और अगर आप ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं तो उसमें भी मिल जाएगी। ओल्ड एनसीईआरटी में क्लियरली आपको ये आर.एस. शर्मा में मिल जाएगा, क्लियर डिस्क्रिप्शन उसमें गिवन है, मुझे उस सोर्स के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चों में कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी है कि हाँ अब ये सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल कोई रेफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा, अलग अलग सोर्सेज आप रेफ़र करते हैं, उनमें चीज़ें गिवन होती हैं। बच्चों की कॉन्फिडेंस के लिए हम एक बार इसे वहाँ से भी ट्रेस करके दिखाएंगे। ये हम आपके सामने जो किताब रख रहे हैं, देखिए ये 11th क्लास जिस समय में ये आया करती थी, 11th क्लास की एनसीईआरटी किताब है आर.एस. शर्मा। आप सबको मिल ही जाएगी इंटरनेट पे ढूंढने से, ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं आप, ऐसे इज इट इज़ फॉर्म में आएगी, ई वर्जन भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए हमने इंदस वैली सिविलाइजेशन का चैप्टर चैप्टर खोल लिया और उस चैप्टर में इमेजेस को पढ़िए, और यहाँ पर आपके सामने आ रहा है द हड़प्पन आर्टिजन्स मेड ब्यूटिफुल इमेजेस ऑफ मेटल, अ वुमेन डांसर मेड ऑफ ब्रॉन्ज इज़ द बेस्ट स्पेसिमेन एक्सेप्ट फॉर अ नेकलेस शी इज़ नेकेड। ओके, ये भी MCQ है, बनाने हैं कि क्वेश्चन आ जाएगा कि उसने कुछ नहीं पहना, नथिंग, नो क्लॉथ, नो ऑर्नामेंट्स, नथिंग, यस देयर इज अ नेकलेस। एक MCQ अगर आ गया है ना एक फिगर पे एक एरिया से, तो हर बार क्या समझा रहे हैं आपको, PYQs क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो नहीं रिपीट हो रहा, एरिया रिपीट होगा, आपको उसे बहुत डिटेल में और केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने इतनी छोटी पतली किताब में ये जहमत उठाई कि वो इतनी बात तो लिखें कि एक्सेप्ट नेकलेस उसने कुछ नहीं पहना है। मीन्स नेकलेस पहन, ये क्या बताना चाह रहा है कि उस दौर की इस चीज़ को बाद में जाकर के इतनी ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड्स, तमाम अवार्ड्स लेने वाली एक मूवी टाइटैनिक में भी इस चीज़ को फ्लॉन्ट किया गया था कि जो मेन एक्ट्रेस है लीड रोल, वो अपना एक इमेज बनवाना चाहती है विद ओनली द नेकलेस फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द पेंटर एंड द आर्टिस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि मूवी का लीड एक्टर है। सो दिस द सेम थिंग वॉज गिवन इन दैट फेज। तो ये बता रहा है कि फिगरिन उस समय में जो हाईलाइट की गई है, दैट नेकलेस वॉज इंपॉर्टेंट, इट मीन्स स्पेसिफिक पर्सन ने उसे वेयर किया है, उसका सोसाइटी में एक स्पेसिफिक रोल है, बिकॉज शी वॉज अ डांसर, वो एक आर्टिस्ट है, उसका काम है लोगों को अम्यूज़ करना, और दैट पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ नेकलेस इन दैट। एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से प्रूव हुआ और हमने सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल से आपको आइडेंटिफाई करके दिया। सीधे सीधे ये पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से बनी है, ये क्वेश्चन तो इंदस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हैं ही। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्योंकि हमने इंदस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन कर लिया, सो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम आपके सामने यहाँ लिखते हुए चलें। एंशिएंट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन तो हो गया, और ये इंदस वैली सिविलाइजेशन से IVC, यू नो इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द specifically the Mahajanpad period. Okay, it is from the Mahajanpad period 600 BC to 325 BC. ठीक है शिवानी, चेहरे इधर करो, थोड़ा सा क्लोज हो जाओ, इधर दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ तो नहीं आना चाहते यहाँ पे सामने, वेरी गुड, अच्छा फैसला था आपका, मैं चाह भी नहीं रहा था, पर लोकतंत्र में आप चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं ये मैटर नहीं करता, अधिकार क्या है अगले का मैटर करता है। लोकतंत्र में क्या मैटर करता है, अधिकार सामने वाले का। आप तो बहुत कुछ नहीं चाह रहे होंगे, स्टेट तो बहुत कुछ नहीं चाहता, नागरिक का अधिकार क्या है ये मैटर करता है। ओके, अच्छा, विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया 600 to 322 BC, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। तो ये फिर से अगेन एब्सोल्यूट नेचर का क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शंस देखिए पेयर एग्जैक्टली आते होंगे तो आंसर हो पाएगा, कोई एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ नहीं लग रही है, कोई और तरीका नहीं है, लेकिन देयर इज़ अ स्पेस गिवन बाय एग्जामिनर। एग्जामिनर ने आपकी विजडम टेस्ट की है यहाँ पे,
पावर ऑफ रीजनिंग को टेस्ट किया है कि अगर आपको एक अच्छा जोग्राफिकल नॉलेज है तो आप यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. वी हैव टू डिस्कस दिस. ओके, टेरिटोरियल रीजन एंड द रिवर फ्लोइंग इन द रीजन. तो रीजन को रिवर से मैच करना है. एंड द फर्स्ट इज द अस्माका, द रिवर इज गोदावरी. सेकंड वन इज द कंबोजा, द रिवर इज विपास, दैट इज विपासा मैंने ब्यास. थर्ड वन इज द अवंती, द रिवर इज महानदी. एंड द फोर्थ वन इज द कौसाला, द रिवर इज सरयू. अब हम इसको मैच करते हैं, थोड़ा समझते हैं. देखिए ध्यान से समझ. सबसे पहले हमने जब ये सुना कि दैट कंबोजा, समवट वी नो दैट कंबोजा इज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया. गंधार, कंबोज उसके भी ऊपर, और बिपासा ब्यास पंजाब से फ्लो करती है. गंधार का कंबोजा का रिश्ता कहीं ना कहीं आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाकों से, एंड दैट टू फार नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज. तो ये तो मैच मिलता ही नहीं. तो अगर हम यहाँ पर जाएं तो ये लॉजिकली देखें तो कंबोज और बिपासा मैच नहीं करता. सेकंड हम देखें अवंती और महानदी. अगर हम इंडिया की बात, अच्छा कुछ ज़्यादा ही उंगलियाँ चल रही हैं, ये डिजिटल बोर्ड है भी नहीं. अगर हम इंडिया की बात करें तो समवट मिड वेस्ट में यहाँ कहीं आपको अवंती मिल रहा है, और महानदी आप सब सारे जानते हैं कहाँ पर फ्लो करती है. इट इज़ इन द ईस्ट. महानदी इज एसोसिएटेड स्पेसिफिकली विद छत्तीसगढ़, उड़ीसा. आपने ड्रेनेज अच्छे से ज्योग्राफी में किया हुआ है. एंड अवंती इज एसोसिएटेड विद द मध्य प्रदेश, उज्जैन. तो विंध्या और सतपुरा के बीच में नर्मदा रिवर एरिया, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द महानदी. तो दिस इज ग्रॉसली इनकरेक्ट. टू ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट. अवंती, महानदी नॉट मैचिंग. कौशल, श्रावस्ती, इट इज इन द उत्तर प्रदेश एंड डेट इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश. तो जो वहाँ के आज के इलाके हैं, कौशल श्रावस्ती का जो सारा इलाका है, इट इज़ इन द एरिया ऑफ अयोध्या. और वहाँ पे हम सब जानते हैं श्री राम, नदी सरयू, आज की डेट में घाघरा रिवर के रूप में आप इसे देखते हैं. तो ये मैच होता लगता है. दिस इज मैचिंग. एंड नेक्स्ट वन इज द अस्माका. इट इज़ इन द डेक्कन रीजन. प्रतिष्ठान इसकी राजधानी अगर आपने महाजनपद किया है, एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन द डेक्कन रीजन, इज एसोसिएटेड विद द गोदावरी. दैट इज एसोसिएटेड विद गोदावरी. सो कोसाल, सरयू एंड अस्माका, गोदावरी, ये मैच होता है. आइए आपको किताब से निकाल के देते हैं. ये कॉम्बिनेशन आपको किताब से निकाल के देते हैं. ओके, चलिए समझिए किताब से. किताब बंद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा ही हम आ रहे हैं. और आपको ये भी समझ आएगा कि हर चीज़ जो बुक में दी है किसी पर्पज़ के साथ दी है, क्यों इंपॉर्टेंट है. आई वॉन्ट टू शो यू दैट. चलिए देखिए, और आप देख सकते हैं कि जिस ज़माने में हमने पढ़ते हुए इसे मार्क किया है जिस पेन से, उस सेम पेन के साथ हमने उस ज़माने में इस मैप को देखिए कैसे डीपली परफॉर्म किया है. प्लीज़ ऑब्ज़र्व. अगर एक किताब ने पूरा पेज डिवोट किया है एक मैप के लिए, वो यूज़लेस नहीं है. और आप देख सकते हैं टिक लगाए हुए हैं मार्क करके. उस ज़माने की बातें हैं जब हम कभी पढ़ा करते थे इस चीज़ को. तो दिस इज़ द लेवल ऑफ डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन यू नीड टू इनकलकेट. अगर आप चाहते हैं कि आपकी टिकाई हुई जो मेहनत है एक सब्जेक्ट में वो रिजल्ट में यील्ड करे, तो यू कैन नॉट इग्नोर एनीथिंग. इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज अस्माका एंड द ओनली रिवर हेयर इज दिस गोदावरी. कैपिटल प्रतिष्ठान इज ऑन गोदावरी. इट इज क्लियरली देयर. ओके ओके, नाउ फोकस ऑन दिस. नाउ दिस रीजन इज द कोसाला, कौशल, एंड दिस इज द अयोध्या, and this is the area of Saryu river, or now you can call it the Ghagara river. Okay, okay, this is Avanti. There is nothing like Mahanadi and you know it very well. This is Kamboja, this is Gandhar, this is Kamboja, and this is Satluj, and this is the area of Vyas Nadi, Vipasa. तो पहले तो यहाँ पर आपकी नॉलेज ये चेक हुई, जो एग्जामिनर ने आपका चेक किया वो ये कि बाकी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी और सरयू मौजूदा नाम के साथ ही गिवन है, लेकिन व्यास विपासा के नाम से गिवन है. तो वैदिक पीरियड की नॉलेज टेस्ट कर ली, क्योंकि इन नदियों के ये नाम वैदिक चैप्टर में गिवन है. शतुद्री, वितास्ता, विपासा, ये सब कुछ वहाँ पर गिवन है आपको. तो ये चेक हो गया. दूसरी चीज़, जोग्राफिकल लोकेशन आपसे चेक कर लिया है कि क्वेश्चन में कि कहाँ पर कौन लोकेटेड है. एक नॉर्थ वेस्ट, एक लगभग साउथ वेस्ट के मिड साउथ वेस्ट, एक मिड वेस्ट, एक नॉर्थ का, वहाँ पर नॉर्थ फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस के आगे का एरिया. सारी लोकेशंस उन्होंने चेक कर ली और एब्सोल्यूट नेचर का क्वेश्चन डाला है.
अब हम आते हैं इसी बुक के इस मैप को छोड़िए और अब आप आइए, मैंने क्यों बताया ये बुक बहुत अच्छी है, ये मैंने इसलिए बताया अच्छी है क्योंकि देखिए कितने सुंदर तरीके से 16 महाजनपद स्टार्टिंग में ही दिए हैं। हर जगह हर किताब में अभी प्रूव करूँगा, एनसीईआरटीज़ में इतने क्लियरली ये मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन है। और उसमें हम आपके सामने ये बात रखते हैं, देखिए आप समझिए अस्माका क्या लिखा है, मार्किंग देखिए, बिटवीन द रिवर्स नर्मदा एंड गोदावरी विद इट्स कैपिटल एट पोतना। ओके, नर्मदा और गोदावरी के बीच में और कैपिटल है पोतना। नेक्स्ट इज कौन सा था, अवंती। पहले कंबोजा कर लेते हैं। आइडेंटिफाइड विद मॉडर्न हज़ारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद आ जाता है अवंती। मॉडर्न मालवा विद इट्स कैपिटल एट उज्जैनी एंड महिष्मती, और उसके बाद क्या था, कौशल। कवरिंग द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ फैजाबाद, गोंडा, बहराइच विद इट्स कैपिटल एट श्रावस्ती। सो बहराइच और इन एरिया में जो घाघरा रिवर ड्रेन करती है, ये आपने पढ़ा भी है, ये उस रीजन के रिवर के द्वारा इसका रीजन इनंडेट हो जाता है। इज दैट क्लियर? अब हम आ जाते हैं आपकी एनसीईआरटी आर एस शर्मा पे। यहाँ पे इसके बारे में जानकारी देखिए, हम बताते हैं आपको। ओके, तो ये वही आपकी आर एस शर्मा एनसीईआरटी आ गई। हमने इसका चैप्टर फाइंड आउट कर खोल लिया, दैट इज़ टेरिटोरियल स्टेट्स इन द फर्स्ट मगधन एम्पायर, चैप्टर 11, दैट इज़ द महाजनपद पीरियड। क्या लिखा है, कौशल एम्ब्रेस्ड द एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड हैड इट्स कैपिटल एट श्रावस्ती, which is identified with Sahet Mahet on the borders of Gonda and Bahraich districts in Uttar Pradesh. Diggings indicate that Sahet Mahet did not possess any large settlements in the 6th century BC, but we see the beginnings of a mud fort. Kaushal contained an important city called Ayodhya, which is associated with the story in the Ramayana. So it is associated with the Ayodhya, and Ayodhya you all know एसोसिएटेड विद द सरयू रिवर। ओके, इसी तरह से बाकी की भी चीज़ों का हिंट दिया हुआ है। तो आपने आर एस शर्मा पढ़ी, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल पढ़ी, यू कैन आंसर इट वेरी वेल। अब आपको समझ आया कि हिस्ट्री में कम से कम 2-3 सोर्स को जोड़ के अच्छे से पढ़ना पड़ता है मजबूती से तैयार करने के लिए। एक अकेला सोर्स कंप्लीट चीज़ नहीं बता पा रहा होता। कई लोग बताएंगे कि फलाने ऑथर की बुक अकेली सोर्स के तौर पे कंप्लीट, नो, ऐसा नहीं है, वो ऑर्गेनिकनेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगी। इट कैन बी अ रैंडम बुक, फिर आपकी जीएस की जो सब्जेक्टिव एबिलिटी है वो डेवलप कभी नहीं होगी। सो यू नीड टू रीड 2 to 3 बुक्स एट लीस्ट, एंड विद द लेटर स्टेजेस विद द रिपीटेटिव साइकिल ऑफ रिविजन्स यू कैन कंसोलिडेट इट एट अ वन सोर्स, वो आप कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? बट ब्रॉडर आइडिया डेवलप हो जाता है बड़े आराम से, एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। सो 2 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड। वन इज फ्रॉम द महाजनपद पीरियड, जिसमें वैदिक की नॉलेज भी टेस्ट की, रिवर का नेम वहाँ पर आइडेंटिफाई किया, एंड द सेकंड वन इज फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंशिएंट से 2 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं और दोनों चैप्टर से। कहीं जाना पड़ा आपको बहुत हाई फाई इधर उधर के सोर्सेज की तरफ, आप आंसर कर पाए? वेरी गुड। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कंटिन्यूटी फ्रॉम द मौर्यन पीरियड। इंदस, महाजनपद, मौर्यन, सब जगह से उठा रहा है एग्जामिनर, कोई एंशिएंट आपको छोड़ने नहीं दे रहे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दैट। अशोकन इंस्क्रिप्शंस suggest that the Pradeshika, the Rajukas and Yuktas were important officers at the village level, at the district level administration, at provincial administration, at level of the central administration. क्या ये विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर थे इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, प्रोविंशियल लेवल के, या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स थे? ओके, इनमें से ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? लगातार अपने एडिक्ट्स में अशोक लोगों को ये कहता पाया गया है कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। मैंने राजुकाओं को खास दायित्व दिया है बतौर न्याय अधिकारी कि अगर किसी को कोई समस्या होती है तो राजुका देश भर का भ्रमण करेंगे और बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर, निचले स्तर से वो इस बात की जांच करेंगे कि किसी के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा, और वो सीधे मुझे रिपोर्ट करेंगे। So they all are reporting to the central government about the happenings at the grassroots level administration, specifically the administrations at the district level. तो ये प्रादेशिका जो है ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हुआ करता था डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तमाम मोटा मोटा सारा काम इसके जिम्मे हुआ करता था। राजुका खास अधिकारी था जिसके ऊपर जस्टिस सिस्टम, जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रेवेन्यू सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और युक्ता एसोसिएट था इनके साथ इनको हेल्प करने के लिए। आपको किताब से निकाल करके बताते हैं। आपने क्वेश्चन की लाइन देखी है,
अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द प्रादेशिका राजुका युक्ता वर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स। एग्जैक्ट लाइन कहाँ लिखी है दिखाते हैं, एग्जैक्ट लाइन ही ऐसी है किताब के अंदर। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हेडिंग है अंडर द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज द चैप्टर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक। अंडर द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन दिस इज द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अंडर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लुक एट दिस, एन ऑफिसर कॉल्ड राजुका हैज बीन वेरी फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन द अशोकन इंस्क्रिप्शंस। देखिए मार्क किया हुआ है डबल लाइन्स के साथ। एन ऑफिसर कॉल्ड राजुका has been very frequently mentioned in the Ashokan inscriptions, who was to look after the rural affairs in close associations with the Gramini of the village. He thus acted as judge in the rural affairs. Okay? Local administration में न्याय की भूमिका निभाने की इसकी जिम्मेदारी थी। आगे बढ़ते हैं, इनके साथ इनके दूसरे अधिकारियों का भी जिक्र यहीं पर आ जाएगा अभी। Okay. Now you will understand the importance of points to remember. जब हम चैप्टर पढ़ाते हैं तो बार बार इस पर फोकसाइज करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, सॉरी फोकसाइज कह रहे हैं, फोकस करते हैं। प्रोविंसेस वर सब डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड हैड द 3 मेन ऑफिसर्स। डिस्ट्रिक्ट्स हैड 3 मेन ऑफिसर्स। प्रादेशिका राजुकाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। Rajukas was responsible for revenue administration and later judicial, particularly in rural areas, and was under Pradeshika. सब डिस्ट्रिक्ट कंसिडर्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ, आगे जितने भी जाके, और विलेज लेवल पर गोपा होता था और स्थानिका होता था। ओके, तो दीज 2 वर इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिकली अशोक इन्हें गाइड भी कर रहा है, लोगों को भी कह रहा है, वो भी बताते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने बताया कि अशोक ने क्या क्या सुधार किए हैं। टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द अशोका, सुधार बताए हैं। अशोक अपने लोगों को बता रहा है कि मैंने क्या क्या सुधार किए हैं। अशोका प्राइमरली ब्रॉट अबाउट द फॉलोइंग रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? ऑर्डर्स वर गिवन टू राजुका, युक्ताज एंड महामात्रास टू रिमेन ऑन कॉन्स्टेंट टूर विद इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन एरियाज विद अ व्यू टू कीपिंग अ वॉच ऑन देयर सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स so that they did not fail in their duty in providing justice and welfare to the people. It was also their duty to inform the emperor about the prevalent conditions of the people. Constantly टूर करते रहो, लोगों को ऑब्जर्व करते रहो और मुझे बताते रहो कि क्या हो रहा है, ताकि मेरी जो गवर्नेंस है वो और बेटर होती रहे। इसी के तहत वो कह रहा है कि राजुकाज वर गिवन जुडिशियल पावर्स so that the people could have easy and convenient access to the justice. तो लगातार इनके नाम इकट्ठे आएंगे, राजुकाज, प्रादेशिकाज, युक्ताज। वो लगातार ये बात बता रहा है कि मैंने सुधार के तौर पर क्या क्या काम किए हैं, इनको किस किस चीज़ के रूप में मैंने स्थापित किया है। ये सब अपना काम करेंगे और आकर के इन्फॉर्म करेंगे अशोका को। यहाँ पर किताब में क्लियरली मेंशन मिलता है हाई ऑफिसर्स क्या मिलता है? द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वॉज असिस्टेड by the large number of other high officers. These officers were known by different names such as Adhyakshas, Amatyas, Mahamatras, Pradeshikas, Rajukas, Yuktas, and they were in charges of different departments of the central administration. तो इनको एडमिनिस्ट्रेशन का मेंबर बना करके लोकल लेवल पर अथॉरिटीज़ दी गई और कंटिन्यूटी में ये इन्फॉर्म करें आकर के किंग को, इस बात की ड्यूटी लगाई गई। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द एम्पेरर वो प्रोडक्टिवली काम कर सके, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे सके, इसके लिए लोकल लेवल पर ऑफिसर्स की जुरिस्डिक्शन को बढ़ाया गया, उन्हें पहले से अधिक अधिकार क्षेत्र दिए गए और वो लूप में रखे एम्पायर को बतौर इन्फॉर्मेशन, तो वो कंटिन्यूटी में इन्हें इन्फॉर्म करते रहे। आई बात समझ में? सो हम कितनी जगह पे एक चैप्टर में आपने उनका रेफरेंस पाया, हर जगह पर। NCERT RS शर्मा में भी आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। ओके, हमने ये देख लिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ वापस आएँ। क्या समझ में आया आपको? क्वेश्चन चाहे बिल्कुल स्पेसिफिक नेचर का है, लेकिन आपकी मल्टी प्रोन्स्ड एप्लीकेशन को वो टेस्ट करता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार पर्टिकुलर एडिक्ट पूछा जाए कि कहाँ से मिला है, ज़रूरी नहीं है कि किस एडिक्ट में क्या लिखा है ये पूछा जाए। ये भी पूछा जा सकता है कि अपने इंस्क्रिप्शंस और एडिक्ट के वाया अशोक क्या निर्देश देता रहा है, किन को देता रहा है, और वो निर्देश में अब पूछ लिया गया है कि किस स्तर के अधिकारियों को देता रहा है। ये जानने के लिए कि अशोक ग्रास रूट लेवल तक रिफॉर्म्स ले जाना चाहता था जो एडमिनिस्ट्रेशन ने किए। इसलिए
वो क्योंकि मौर्यन एम्पायर हाईली सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था, और एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर में सारी अपॉइंटमेंट्स ऊपर के लेवल से ही होंगी नीचे तक, और सेंट्रलाइज्ड एम्पायर का नेचर ये होता है कि निचले स्तर तक का अधिकारी फिर ऊपर के स्तर के अधिकारी को इन्फॉर्म करता है, लूप में चलता है सब कुछ। और इसी के लिए ये बताया गया लोगों को लगातार कि इन अधिकारियों को नियुक्त करके नहीं, ये ड्यूटीज़ दे दी है मैंने, उछले स्तर पर जरूर न्याय अधिकारी मैं हूँ। मौर्य ये कह रहा है, अशोक, क्योंकि फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द जस्टिस वाज द किंग एम्पायर इन इटसेल्फ। लेकिन निचले स्तर तक हमने ये न्याय की शक्ति इन अधिकारियों को दे दी हैं, आप इनका लाभ उठाइए, आप हमें अप्रोच करिए। सो अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द प्रादेशिका, रजुका एंड युक्तास वर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, और प्रादेशिका ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता था डिस्ट्रिक्ट का, जिसके एक तरह से जिसकी निगरानी में काम कर रहा है राजुकास। राजुकास के पास मल्टीपल पोर्टफोलियोज होते थे स्पेसिफिक नेचर के, जैसे कि रेवेन्यू भी होता था और जस्टिस भी होता था, और युक्ता एक तरह से इन सबको असिस्ट करता था इनका काम धाम करने के लिए। सो आंसर इज द डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, एंशिएंट हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन हो गए? 3, एक इंडस वैली से, एक महाजनपद से, एक मौर्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर गुप्ताज, मौर्यास के बाद गुप्ताज। ओके, लेट्स स्टार्ट। फाहियान, फाहियान द चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त II, कुमारगुप्त I, स्कंदगुप्त। ये क्वेश्चन पहली बार देखने में आसान लगेगा, लेकिन उतना भी स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि चारों शासक गुप्ता डायनेस्टी के हैं। अगर किसी एक आदमी को ये याद भी है कि गुप्त काल में ही फाहियान आया है, तो यहाँ पे फंस सकता है कि फिर इसमें से किसके समय में आया है। लेकिन थोड़ा भी संजीदगी से अगर किसी एक सोर्स से उसने चैप्टर पढ़ा है, तो वो ये जान जाएगा कि गुप्तास की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स फाहियान का डिस्क्रिप्शन भी है। और फाहियान का ये डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकली जिस समय के गुप्ता शासन को दर्शाता है, वो एक खास राजा का है, और वो खास राजा के बारे में ही बात कर रहा है। तब वो तुरंत इस आंसर को बता पाएगा कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हम आपको बताएं उसके लिए पहले बताते हैं कि ये क्वेश्चन क्या इतना ही नॉर्मल, मतलब ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है फाहियान। तो फाहियान कितना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पहले आप PYQs करिए। डिटेल्ड PYQs फाहियान के ही ऊपर आए हैं कि फाहियान जब भारत आया तो वो लैंड रूट से आया और वापस वो सी रूट से गया। फाहियान जब भारत आया, एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट A। स्टेटमेंट B है कि फाहियान जब भारत आया तो उसने भारत आने के बाद संस्कृत सीखी। एक स्टेटमेंट है कि फाहियान जब यहाँ पर आया तो उसने बताया कि जानवर नहीं मारे जाते, लेकिन लोग फ्रीली मीट तो खाते हैं। एक स्टेटमेंट है कि फाहियान जब यहाँ पर आया तो उसने देखा कि राजा न्याय पसंद है और वो लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार देता है। मतलब फाहियान ने बहुत बातें की हैं यहाँ के बारे में। तो ये भी MCQ आया है कि फाहियान ने ये कहा। तो दैट इज हाउ फाहियान इज इंपॉर्टेंट। फाहियान इज इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर से दिखाते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। रुकिए, हमने आपके सामने चैप्टर खोल दिया, गुप्ता पीरियड इन नॉर्थ इंडिया। मेन बात ऊपर ही लिख दी है लाल कलम से 15-16 साल पहले कि टेम्पल आर्किटेक्चर बिगेन फर्स्ट टाइम इन गुप्ता पीरियड। ओके गुड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, चैप्टर का पहला पेज, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले ही कि हिस्टोरिकल सोर्सेज कहाँ से जानकारी, पहले ही पेज में कहाँ से जानकारी में पहला ही फाहियान अकाउंट, पहला ही स्ट्राइक्स। और क्या लिख रहा है सुनो, पहले देखो अच्छा सोर्स किताब कैसे मानी जाती है। आप स्पष्ट रूप में NCERT भी यहाँ पर ओल्ड पढ़ेंगे तो भी कंक्लूजन के वाया डिक्लेयर करना पड़ेगा कि किसके समय में क्या है। अच्छा सोर्स कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, देखिए यहाँ से पता चलता है। फाहियान वाज अ बुद्धिस्ट पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दैट इज चंद्रगुप्त II। ओके, मामला ही खत्म कर दिया पहली 2 लाइन में। ये होता है एक अच्छा सोर्स। और एक बात बता दूं, अगला MCQ भी यही किताब बता रही है। बताओ कैसे? उसने कभी चंद्रगुप्त का नाम ही नहीं लिया। आप फंस जाएंगे अगले साल के MCQ में कि ये फाहियान ने लिखा है कि मैं चंद्रगुप्त के समय में गया, उसने कभी नाम तक नहीं लिया, किताब ही कह रही है। ये भी MCQ है। ये कंक्लूड किया हिस्टोरियंस ने कि जिस तरह का शासन ये बता रहा है और जिस समय में ये इंडिया आया था उस समय में ये शासक गद्दी पर था। ओके, इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं? किताब का चैप्टर खोला, पहले पेज, मुश्किल तो नहीं ढूंढना आंसर। इतना तो याद रखेगा कि एक एस्पिरेंट जो पेपर देने जा रहा है कि वो कह रहा है इतना भी नहीं याद रखूंगा लेकिन IAS क्लियर करना है, ऐसा है। एग्जाम में बैठे बच्चे के हालात हम जानते हैं, लेकिन बच्चे को अपने हालात भी पता होने चाहिए कि वो IAS की तैयारी में है। और इसके लिए ये एक्यूमेन उससे एक्सपेक्टेड है कि वो
किताब का पहला पहला पेज तो ध्यान में रख के जाएगा हर चैप्टर का। और गुप्ता सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोल्डन एज है एंशिएंट हिस्ट्री का। और फाहियान पहली लाइन में लिखा हुआ है, पहली लाइन में, और पहली लाइन में लिखा हुआ है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। छोड़िए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं और डिटेल इसी चैप्टर में। चैप्टर आगे खोला, चंद्रगुप्त 2 380 से 414 टाइम। बुक की दूसरी ब्यूटी, टाइम वाइज सीरियल ऑर्डर में किंग बताती है, कोई किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं छोड़ती है, समय बताती है। तो 380 से 414 चंद्रगुप्त 2 का समय है। और यहाँ पे चंद्रगुप्त 2, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही 2 है, साफ लिखा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ऑल्सो चंद्रगुप्त 2। कोई दिक्कत की बात ही नहीं। उसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, ये भी इसी ने बताया, टाइटल लिया था उसने विक्रमादित्य का। ओके, और इसी समय में लगभग 399 के आसपास फाहियान आया है और 380 से 414 इसका समय है। तो कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया हिस्टोरियंस ने कि हाँ ये ऐसा हुआ था। चलिए आगे फिर भी बताते हैं। आगे बढ़ा, मैंने पेजेस पलटे, पेजेस पलट के क्या पाया, अ सेक्शन डेडिकेटेड टू द फाहियान्स डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया, अ होल टॉपिक। फाहियान अ चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त 2। उसका प्राइमरी एम किसी राजा के बारे में लिखना या ट्रैवलॉग क्रिएट करना, ये सारे एमसीक्यूज हैं। वो ट्रैवलॉग क्रिएट करने आया था? नो। वो राजा के बारे में जानना आया था? नो। वो इंडियन सोसाइटी जानने आया था? नो। इसीलिए उसने इंटरेस्ट ही नहीं लिया ज़्यादा, ये भी एमसीक्यू है, इसलिए उसने राजा का नाम लिखा ही नहीं है। वो राजा के राज्य में रह रहा है, वो भवन में भी जा रहा है, चीज़ें देख रहा है, वो गौर नहीं फरमा रहा है। उसकी पूरी दिलचस्पी बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स कलेक्ट करने में थी। वो बुद्ध के बारे में, बुद्ध के स्क्रिप्चर्स के बारे में जानने के लिए आया था। भारत में आया हुआ पहला चाइनीज पिलग्रिम है। फाहियान आएगा, ह्योनसांग आएगा, इत्सिंग आएगा, सारे अलग अलग समय पे आएंगे, लेकिन शुरुआत फाहियान ने की है। वो पहले बहुत ही दुर्गम लैंड रूट्स को फॉलो करते हुए, लेकिन बाद में बंगाल के ताम्रलिप्ति बंदरगाह से निकल लिया सी रूट पकड़ करके। और इस दौरान भारत में रहते उसने जो लिखा, फिर उसका भी उसने विवरण दिया है, जो एक अच्छा तरीका है हमारे लिए हिस्ट्री बिल्डअप करने का। तो ये सारा बताया है कि फाहियान ने क्या क्या लिखा। और यही नहीं, किताब, क्योंकि किताब अच्छी किताब आपका पर्पस सर्व करती है। सैकड़ों बार ये एमसीक्यू आया मेंस में और प्रीलिम में। किताब ने फाहियान की जर्नी का रूट मेंशन किया है, क्योंकि यही तो बता पाएंगे कि भारत का वो कौन सा इतिहास बता पा रहा है, वो कहां कहां से गुजरा। और ऐसे में ही एमसीक्यू आ गया, फाहियान ने वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट रीजन के बारे में बहुत लिखा है। नहीं, उधर तो गया ही नहीं, वो बगलें तो झांकी ही नहीं उसने कभी। ये मैप देखने का ऐसा फायदा होता है, एग्जामिनर आपकी इस तरह से लॉजिकल रीजनिंग देखता है, मेंटल एबिलिटी चेक करता है। ओके, आपसे वो पूछने लग जाएगी वो ये रीजन को, वो कोंकण के इलाके के बारे में लिख रहा है, वो तो जा ही नहीं रहा वहाँ पे भाई। और उस समय सोशल मीडिया भी नहीं हुआ करता था कि वो जान जान करके लिख रहा है। तो देखिए यहाँ से उसने साफ यहाँ पर बता दिया। और ये फाहियान क्या क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है, देयरफॉर ही ट्रेवल्ड थ्रू द गुप्ता एम्पायर एंड ऑल्सो रोट डाउन इन इम्प्रेशन अबाउट इंडिया। ही रीच्ड इंडिया अबाउट 400 AD एंड रिमेन्ड हियर अप टू 411। इसी में सब कुछ उसने लिखा है। देखो, फाहियान डज नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग स्पेसिफिकली अबाउट द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, मैंने मार्क किया हुआ है। ही डिड नॉट मेंशन इवन द नेम ऑफ चंद्रगुप्त 2, ही डिड नॉट इवन मेंशन। लेकिन आगे जो लिखा है, हम टाइम नहीं खराब करना चाहते हैं क्योंकि अभी वो क्वेश्चंस आए नहीं है। आगे लिखा है कि हिस्टोरियंस ने कंक्लूड कर लिया है कि ये चंद्रगुप्त 2 के समय पे आया था, जैसा विवरण उसने दिया है, क्योंकि उसकी जर्नी की डेट्स लॉक हुई हैं और उस समय में भारत में चंद्रगुप्त 2 था। तो वो बातें सारी कोइंसाइड कर रही हैं। दूसरे हिस्टोरियंस ने क्या बोला और फाहियान ने मैच कर रहा है, और दूसरे हिस्टोरियन ने तो ठोक के लिखा है कि हम जो चंद्रगुप्त 2 के दरबार में हैं। ओके, एंशिएंट हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन हो गए? 4। ओके, पहले जो क्वेश्चन 4 हो गए वो तो एक अलग बात है, लेकिन बात यह है कि इसका आंसर तो करें, अभी आंसर ही नहीं किया। आंसर इज, फाहियान किसके समय में भारत आया? चंद्रगुप्त 2। आंसर इज बी। एग्जामिनर आपको स्पेस दे रहा है, 1 वर्ड क्वेश्चंस स्पेस दे रहा है। अगर कहीं मुश्किल है तो कहीं स्पेस भी है। तो मैंने क्या बताया, एब्सोल्यूट नेचर के क्वेश्चन, वो अस्माका गोदावरी, वो अवंती महानदी, एब्सोल्यूट नेचर का क्वेश्चन फर्स्ट। एग्जामिनर यहाँ पे आपका स्पेस खा जाएगा, आपसे लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करने को भी कह रहा है, टाइम भी लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो ब्रॉन्ज फिगरिन वाला क्वेश्चन, वे ये चंद्रगुप्त 2 वाला क्वेश्चन, एग्जामिनर यहाँ स्पेस दे रहा है, यहाँ टाइम दे रहा है कि टाइम ले लो, अगर आता है तो करो आंसर झट से। इज दैट क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे लिखा है ऐसे ही लाइनें निकालें किताब से, सीधी लाइन यही है। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया हैड अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ मतविलास विचित्रचित्त गुण भारता। ये देखिए, या गुणभार, 3 शब्द आपके सामने लिखे हैं। गुणभार मतलब द पर्सन फुल ऑफ वर्च्यूज और द लैंड फुल ऑफ वर्च्यूज, फुल ऑफ क्वालिटीज, गुणों से भरा हुआ इलाका।
गुणों से भरा हुआ चरित्र, गुणों से भरा हुआ क्षेत्र। विचित्र चित्त, द क्रिएटिव माइंड, द क्यूरियस माइंड। मत्त विलास, ये जो द स्टोरी ऑफ द आइडिया ऑफ द ड्रंकन स्पेल्स, इस तरह से इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा है। मत्त विलास प्रहसा, ये एक टेक्स्ट भी है जो लिखा गया है स्पेशली इस पर्सन के द्वारा। देखिए, भारत में एक शासक हुआ करते थे आंध्र सातवाहना। जब मौर्यस खत्म हो जाएंगे, जब मौर्यस खत्म होंगे तो मौर्यस 185 BC के अराउंड खत्म होंगे। उस समय में मौर्यस की जगह पे मगध के क्षेत्र में तो शुंग आ जाएंगे और शुंगों के बाद अलग अलग शासक आ जाएंगे। लेकिन वहीं मौर्यस जब खत्म होंगे तो जो पॉलिटिकल वैक्यूम खत्म बना है उसको फिल करेंगे आंध्र के सातवाहनास। इज दैट क्लियर? अब आंध्र सातवाहना भी एक समय में 300-400 AD के समय में जाके खत्म हो जाएंगे। उनके खत्म होने पर फिर कौन खड़ा होगा? अलग अलग शासक खड़े होने शुरू हो जाएंगे। कहीं पर गंगा शासक खड़े होंगे, कहाँ पर काकतिया खड़े हो जाएंगे, कहीं पर चालुका खड़े हो जाएंगे, कहीं पर पल्लवास खड़े हो जाएंगे। तो देयर वर पल्लवास रूलर्स। देखिए, एक लैंड है इंडिया में, ये मैं जो अभी बता रहा हूँ ना भाई, मैंने जो लेक्चर बता दिए ना 425, कभी सुन के देखना, पता चलेगा कि मैं जो बता रहा हूँ ये उसके मुकाबले क्या ही है। डिटेल में हिस्ट्री कवर्ड है हमारी। एक रीजन है तमिलनाडु आंध्र का, साउदर्न आंध्रा, नॉर्दर्न तमिल। इसको लेकर के अलग अलग शासकों की झगड़ा रहा है। इसको लेकर के पांड्या, पल्लवा और चोलों के बीच में संघर्ष भी चले। वो इस रीजन को कब्जाना चाहते हैं। कांची एक महत्वपूर्ण जगह है जिसे अपनी राजधानी भी बनाना चाहते हैं, जैसे कांचीपुरम। पल्लवों ने कांची को अपनी राजधानी बनाया था। पल्लवों के समय का टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत फेमस है और मैंने आर्ट एंड कल्चर में, हेरिटेज एंड कल्चर में, फेस्ड मैनर में क्या क्या चेंजेस आए हैं आर्किटेक्चर में, वो सारा बताया इनके समय के दौरान। तो पल्लवा महेंद्र वर्मन वन, इसने खुद को मत्तविलास कह करके पुकारा है, इसने खुद को गुणभार कह करके पुकारा है, इसी ने खुद को विचित्र चित्त कह करके पुकारा है। द पल्लव रूलर महेंद्र वर्मन वन। चलिए आपको सोर्स फाइंड आउट करके देते हैं। देखिए, एंशिएंट इंडिया की किताब वही वाली सेम जो मैं तब से आपके सामने खोल रहा हूँ। हमने चैप्टर ओपन कर लिया है पोस्ट गुप्ता पीरियड। गुप्ता के बाद चैप्टर आता है पोस्ट गुप्ता पीरियड इन साउथ इंडिया। ओके, लीजिए हम आगे बढ़े, सारा मार्क किया हुआ आपके सामने, और हम आगे आ गए आपके सामने पल्लवास। पल्लवास, ओके। जब हम पल्लवास के आगे जाते हैं तो ये हमने पढ़ना शुरू किया पॉलिटिकल हिस्ट्री। सिम्हा विष्णु नॉट ओनली सप्रेस द कालाभारास बट ऑल्सो कॉन्कर द होल कंट्री, ऐसा करके सारी कहानी है। ये आ गए जी हम महेंद्र वर्मन वन पे। उसी टाइम पे तीनों नामों को डबल लाइन के साथ मार्क करके रखा हुआ है। क्या लिखा है? महेंद्र वर्मन वन ग्रेट अलाइक इन वॉर एंड इन पीस। इसका कला को बहुत संरक्षण था इस व्यक्ति का, इसलिए इसे पढ़ा गया है, जाना गया है। He had many titles such as मत्तविलास, विचित्र चित्त एंड गुणभार। क्वेश्चन कैसे आया है? इसी फ्लो में लिखा है क्वेश्चन। Who among the following ruler in ancient India has assumed the title मत्तविलास, विचित्र चित्त, गुणभार? सोर्स की क्रेडिबिलिटी। एक कोचिंग या एक मेंटर जब आपको बुक लगाते हैं, कितने समय की मेहनत के बाद एक सोर्स आइडेंटिफाई होके, रेक्टिफाई होकर के इमर्ज करता है कि हाँ दिस इज ऑथेंटिक। Look at the lines, exact lines are there in the exam। और कहीं हम नहीं कहते हमारे नोट्स हैं, कहीं हम नहीं कह रहे कि हमने कहा है, किताब ही का नाम दे रहे हैं अभी भी, और साफ साफ वो एज इट इज ही यूज़ कर रही है। मत्तविलास, विचित्र चित्त, गुणभार। ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर, पोएट एंड म्यूजिशियन। ही प्रोफेस्ड जैनिज्म। ये भी अब एक क्वेश्चन है। ये जैन नहीं थे पहले, इन्हें शैवाइट बनाया गया बाद में। दे भी MCQ है। आई बात समझ में? He professed Jainism for a time but discarded it in favor of Shaivism, possibly under the influence of Appar। दक्षिण में संत हुआ करते थे अलवारा, नयनारा। अलवारा संत वैष्णविज्म को मानते थे, नयनारा संत शैविज्म को। तो एक संत थे अपार, उनकी शिक्षा के तहत इन्होंने शैविज्म अपना लिया था। इस बात को लेकर महेंद्र वर्मन बड़े पॉपुलर है साउथ में, और फिर इन्होंने शैविज्म के समय की भक्ति के स्वरूप मंदिरों उकेरने शुरू कर दिए। तो दैट्स व्हाई महेंद्र वर्मन वाज पॉपुलर। ये आप एंशिएंट में भी इनका जिक्र सुन रहे हैं, अर्ली मिडेवल हिस्ट्री जब आएगी उसमें भी इनका जिक्र सुनेंगे आप दोनों, क्योंकि अर्ली मिडेवल में आप टेम्पल आर्किटेक्चर को डिटेल में पढ़ते हैं, फिर उसमें इनका जिक्र आ जाएगा। सो मिल गया सोर्स में साफ? इज दैट क्लियर? ओके, गुड। तो फेस वैल्यू पे एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। बच्चों को बिल्कुल सामने बैठा के एग्जाम में क्वेश्चन, आपका सोर्स और उसमें मिल रहा वो मैटर, ये हुआ एक ऑथेंटिक तरीका कि नहीं?
वरना तो बस गप्पे हैं, या तो एग्जाम को गालियां दे दो, या मॉडरेट डिफिकल्ट ईजी कर लो, या फिर कह लो पता नहीं कहाँ से ही पूछ रहे हैं यार। ऐसा नहीं होता, जहाँ से पूछ रहे हैं वहीं से पूछ रहे हैं, हमेशा से ऐसे ही सब पूछ रहे हैं। अब चाहें तो MCQs जा करके देख सकते हैं। मैं तो आपके लिए यहाँ तक चीज़ लेकर के आया हूँ स्क्रीनशॉट क्लिक करके, आपको कुछ बताने के लिए कि डिफरेंट PYQs प्रैक्टिस करने क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने हमेशा कहा है कि किया करें, क्यों इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। वाई डिफरेंट PYQs आर इंपॉर्टेंट, आई वांट टू शो यू दिस। हिमाचल प्रदेश TET 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज रीन डिड फाहियान कम्स टू इंडिया। हिमाचल प्रदेश TET 2014 ऑफिशियल पेपर, किसके समय में फाहियान भारत आया? अशोक, चंद्रगुप्त टू, हर्ष या कनिष्क? आंसर इज चंद्रगुप्त टू। अलग अलग सोर्सेज से MCQ आते हैं भाई, पढ़ो, क्या दिक्कत है। लेकिन कई छुटपनियाँ दिमाग में कई बार ऐसी बात आ जाती है, ये तो SSC का क्वेश्चन है, ये तो फलाना क्वेश्चन है, PYQ के नाम पे हम यही करी जा रहे हैं। भाई तुम चैप्टर स्ट्रेंथन करो ना, उनको क्या मतलब कहाँ का क्या क्वेश्चन है। जहाँ किसी नॉर्मल एग्जाम में 4 छोटे एग्जाम के क्वेश्चन आ गए, 4 वही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन में आ जाएंगे ना, 4 स्टेटमेंट बना के। एजेंडा ऑफ प्रेपरेशन तो ये है कि तुम एम्फसाइज करना सीखो, क्योंकि जब कभी लाइफ में पहली बार ये क्वेश्चन एनकाउंटर होगा तब ऐसा सोचेंगे अच्छा इस नेचर के भी क्वेश्चन आते हैं कि फाहियान किसके समय में आया था। ओके, मार्क करो यार, इसको लिखो। जिंदगी में किसी तरह का कोई छुटपनियापन नहीं अपनाना है। ऋग्वेद क्या कहता है? लेट द नोबल थॉट कम फ्रॉम एवरी साइड। उसी के दम पे तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने पिछले दिनों पॉलिटी का एनालिसिस किया था, और पॉलिटी के एनालिसिस में आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। पॉलिटी के एनालिसिस के दौरान भी मैंने MCQ डाउनलोड करके रखा था, पर मैंने आपको दिखाया नहीं। उसमें आया था कि नागालैंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे बना है। और एक चीज़ दिखाता हूँ, फिर वही कहा, छुटपनियाँ चीज़ें फिर पीछे छूट गई। कैसे? SSC CPO टायर 1 प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर है, SSC 2019। क्वेश्चन, नागालैंड बिकेम अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1963 बाय द डैश अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शंस 17, 13, 16, 14, 13th अमेंडमेंट एक्ट। देखिए कहीं पर भी, और एक चीज़ सुनिए, PYQs आपको कैसे हेल्प करते हैं, ये भी चीज़ आपको समझानी है। हमें क्या समझ में आया था, हमने पॉलिटी के एग्जाम में गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में पढ़ा था। 2014 UPSC क्वेश्चन ऑन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। पहला स्टेटमेंट, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल, ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। दूसरा, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, नो। तीसरा, रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस। चौथा, मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, नो। सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 3। 2014 का क्वेश्चन 2025 में डिस्क्रिशनरी पावर के सेंस में फिर आया था, लेकिन रूप चेंज करके। इस तरह से PYQs कैन कंट्रीब्यूट इनटू द एरिया स्ट्रेंथनिंग। Second, all other exams PYQs, if you are practicing from a particular chapter or from a particular topic, they will help you to develop a sense of question making, to find out the important words, keywords, terms, to figure out, to demarcate the important areas into your chapter. किसी भी तरह के छुटपुनियापन से चलेंगे तो खराब हो जाएंगे। ओके, बड़ी चीज़ों को दिमाग में लेके चलिए। डिमार्केशन में हेल्प करती हैं कुछ चीज़ें, स्पेसिफिसिटी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं कुछ चीज़ें, फिगर आउट करने में मदद करती हैं कि चीज़ों को निकालना जरूरी है, और कुछ चीज़ें एरिया ढूंढने में हेल्प करती हैं। सारे तरह से PYQs आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, और अच्छे सोर्सेज जहाँ से 18, 20 हज़ार, 25 हज़ार MCQs करने को मिले, वो इन सारे रेलेवेंट सोर्सेज से उन पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस डाउनलोड करके डाल देते हैं। उनको प्रैक्टिस करिए, आपको हेल्प करता है बहुत, और वही हम फॉलो भी करते हैं। ओके, अब तक एंशिएंट से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 5। और हमेशा क्या प्रमोट किया जाता है, एंशिएंट से तो उतना नहीं आता, मोटा माटी मॉडर्न कर लो, मॉडर्न में भी फ्रीडम स्ट्रगल। 5 तो आपके सामने दिखा दिए। और कैसे आ रहा है? चैप्टर बाय चैप्टर, चैप्टर बाय चैप्टर आ रहा है। ये भी नहीं कि चैप्टर बाय चैप्टर नहीं आ रहा है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी नीड टू डू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द अर्ली मिडेवल नाउ। एंशिएंट यहाँ पे डन, अर्ली मिडेवल की ओर आ चुके हैं अब हम। मिडेवल से वैसे एक बार 2 ही क्वेश्चन मैं फाइंड आउट कर पाया हूँ, ज़्यादा नहीं है। अर्ली मिडेवल से एक है, और एक प्रॉपर मिडेवल से एक क्वेश्चन है। आई हैव टू डिस्कस दैट विद यू। ओके, स्टार्ट। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्री विजय। श्री विजय के अगेंस्ट किसने सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन की है? श्री विजय का डिस्क्रिप्शन सुनिए। द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट विच रूल्ड द मलय पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा एंड द नेबरिंग आइलैंड्स। मतलब साउथ ईस्ट एशिया का वो रीजन, द मलेशियन पेनिनसुला एरिया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया एरिया, श्री विजय किंगडम। किसने सक्सेसफुली उनके अगेंस्ट कैंपेन किया? ऑप्शन है 4। पहला, अमोघ वर्षा, राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। उन्होंने डायनेस्टीज तक मेंशन की हैं। तुमको ये भी टेंशन नहीं लेने दी, यहाँ पर भी एग्जामिनर ने तुमको हेल्प किया, स्पेस दिया कि तुम अंदाजा लगा सको कि राष्ट्रकूट डेक्कन रूलर्स वो किधर जा रहे हैं, श्री विजय की तरफ।
कहाँ जिक्र सुना? दूसरा द प्रताप रुद्र काकातीय शासक, तीसरा राजेंद्र वन द चोला, एंड चौथा द विश्ववर्धना होयसालास। राजेंद्र चोल की मैरीटाइम फ्लीट्स, द मिलिट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मेन आइडिया इज कि चोला रूलर्स जो हैं साउथ के तमिल चोलास, ये मदुरई के चोला, ये चीन के साथ व्यापार करते थे, और चीन के साथ व्यापार करने के लिए ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन से मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरते थे। वहाँ पे श्रीविजय शासकों को ऐसा लगता था कि श्रीविजय के व्यापारी चीन और भारत के व्यापार के बीच में मध्यस्थता करें, ये मीडिएटर बने, यानी कि बीच में बिचौलिया बन के पैसा खाएं। भारत ये नहीं चाहता था, कई वार्निंग्स इशू की, वो माने नहीं। फिर बाद आप जानते ही उस समय में हमारा दमदम कितना था, नेवी हमारी तगड़ी थी, सीधा ही जीत लिया और अपनी मर्जी का शासक बैठाया वहाँ पे, और उसको समझाया कि व्यापारियों को शांति से जाने आने दिया कर। दैट वाज द आइडिया। ओके, सोर्स में से आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेस करते हैं। ओके, ये अब हम आपके सामने मेडिवल हिस्ट्री की किताब ला चुके हैं। ये हम अर्ली मेडिवल हिस्ट्री देख रहे हैं, और अर्ली मेडिवल हिस्ट्री में हम जो चैप्टर देख रहे हैं वो किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया देख रहे हैं। शुरुआत चोला एम्पायर से हो रही है, वही कहानी बुक की ब्यूटी, ओरिजिन एंड सोर्सेज। हम आगे बढ़ गए, हम किताब में पहुंच गए सीधे राजेंद्र वन 1014 से 1044 AD, 1014 टू 1044 AD, राजेंद्र चोल दैट इज राजेंद्र वन। स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा है राजेंद्र वन के बारे में, देखिए, स्टार्ट करिए। आफ्टर सक्सेसफुल कैंपेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, राजेंद्र क्रॉस्ड द बे ऑफ बंगाल एंड कॉन्कर्ड पेगू as well as the Andaman and Nicobar Island. The kingdom of Sri Vijay in southeast region re-emerged. The kingdom of Sri Vijay in southeast re-emerged by this time, and this empire was extended over Malay, Sumatra, Java and other islands. Rajendra led an overseas expedition, and the cause for the war against Sri Vijay kingdom may be sought in the desire to protect Indian commercial interest from interference. By the 10th century there was a well developed trade between China and India. सारी वही कहानी बताई है। फिर in 1035 AD, Sangram Kolotunga Varman of the Srivijaya kingdom was defeated, and Rajendra captured Bara islands in between the Andaman and Mane peninsula. The ruler of Kampuchea, Surva Varman I, being terrified, also established friendly relation with the Rajendra I. This is the authentic source. So who was the vanquisher of Srivijaya kingdom? Rajendra I. Okay, it's a clear cut description given in the book. I want to show it from the NCERT as well. Medieval history की NCERT, medieval history of medieval India, सतीश चंद्रा। ओके, तो वहाँ पर कवर अलग होगा बुक का, यहाँ पर तो प्राइवेटली पब्लिश्ड है, तो वहाँ पर कवर अलग है, जहाँ पे NCERT के लिए लिखा है सेम बुक इज देयर। चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर इज अबाउट साउथ इंडिया द चोला एम्पायर 900 से 1200, एज ऑफ राजराजा एंड राजेंद्र वन, राजा का बेटा राजेंद्र वन। शुरुआत करते हैं यहाँ से हम राजेंद्र वन, क्योंकि ये किताबें थोड़ी सी कंटिन्यूस मैनर में होती है, तो इसमें क्रॉनिकल की तरह हेडिंग्स तो नहीं बनाई गई होंगी सब कुछ, इसमें मैटर थोड़ा रनिंग चलता है। तो इसमें यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है देखो, क्या लिखा है। राजेंद्र वन अज्यूम द टाइटल ऑफ गंगईकोंड चोलपुरम, ही बिल्ट अ न्यू कैपिटल नियर द माउथ ऑफ कावेरी। सारी जीत कर रहा है वो, जूत रहा है सब कुछ। एंड इवन मोर रिमार्केबल एक्सप्लॉइट, इसकी मोर रिमार्केबल एक्सप्लॉइटेशन उस टाइम की क्या है, एंड इवन मोर रिमार्केबल एक्सप्लॉइट इन द टाइम ऑफ राजेंद्र वन वर द नेवल एक्सपेडिशंस अगेंस्ट द रिवाइव्ड श्री विजय एम्पायर। द श्री विजयन एम्पायर विच हैड बीन रिवाइव्ड इन द 10th century extended over the Mane Peninsula, Sumatra, Java and the neighboring islands and controlled the overseas trade routes to China. The rulers of the Sailendra dynasty of the Sri Vijaya kingdom were Buddhist and had cordial relation with the Cholas. The Sailendra ruler had built a Buddhist monastery. ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं, इसमें स्पष्ट कर दिया गया। ओके, NCERT कहीं भागने की जरूरत है? NCERT उसमें साथ में हमने क्या जोड़ा है, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल। ओके, ओके, चलिए अब आप आंसर, जैसा किताब में लिखा लाइन भी वैसी जा रही है, मले पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा एंड द नेबरिंग आइलैंड्स। अब आप मुझे बताइए कौन से शासक ने श्री विजय किंगडम को जीता? अमोघ वर्षा, प्रताप रुद्र, राजेंद्र वन या विष्णुवर्धन? विष्णुवर्धन। राजेंद्र चोल, दैट इज राजेंद्र वन चोल। ओके, द चोला रूलर। ओके, तो अब मैं अर्ली मिडेवल लिखने के बजाय सीधा मिडेवल लिखूं। मिडेवल से कितने क्वेश्चन आए? एक, तो 5 सीधे एंशिएंट से, एक मिडेवल से आ गया, और मिडेवल में से साउथ किंगडम पूछ ली गई है। इस बार चोला पूछा गया, अगली बार कोई और पूछा जाएगा। सो ऑल द किंगडम्स आर इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अरघट्टा वाज
देखिए जब भी आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मिडिवल हिस्ट्री के दौरान आपको लगातार ये मिलता है कि एग्रीकल्चर में एक अच्छा बूम आया, और उसका बड़ा कारण था कि आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम में एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अपग्रेडेशन हुआ, और वो यही था कि आप रेहेट सिस्टम का इस्तेमाल करने लगे। दैट इज़ द पर्शियन व्हील। पहले अगर आप सीधे रस्सी से बाल्टी से पानी निकाला करते थे या बकेट से, अब वो सिस्टम अलग हो गया। अब आप एनिमल पावर का इस्तेमाल कर सकते थे। उस एनिमल के ऊपर अगर आप एक शाफ्ट रखते हैं और वो शाफ्ट आगे जा कर के क्रैंक्स को घुमाएगी, उन क्रैंक्स की मदद से एक, पंजाबी में कहते हैं टिंडें घूमनी शुरू हो जाएंगी। एक व्हील घूमेगा बड़ा सा जिसके ऊपर बकेट्स लगी होंगी, वो कुएं से निकलेगा पानी भर के और पानी कंटिन्यूटी में मिलता रहेगा। इसी रेहेट सिस्टम को, इसी पर्शियन व्हील सिस्टम को अरघट्टा कहते हैं। एंड इट इज़ मेंशन इन डिटेल्ड। अगर आप फाइन आर्ट्स की कैटेगरी में 11th क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, जिसमें वो हेरिटेज एंड कल्चर के ऊपर बुक है, उसमें अरघट्टा का डिस्क्रिप्शन अच्छे से मिलता है। 7th क्लास रोमिला थापर में ये अच्छे से मिलेगा, जिसमें मिडिवल हिस्ट्री है। हम आपको हमारे यहाँ से सोर्स से निकाल के दिखा देंगे। अभी हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द इरीगेशन डिवाइस कॉल्ड अरघट्टा वाज अ वाटर बैग मेड ऑफ लेदर पुल्ड ओवर अ पुली, a large wheel with earthen pots tied to the outer ends of its spokes, a large earthen pot driven by bullocks, a large water bucket pulled up by rope directly by hand. तो a water bag made of leather pulled over a pulley, बिल्कुल नहीं। a large wheel with earthen pots tied to the outer ends of the spokes, अभी फोटो देख लेंगे अरघट्टा की तो आपको क्लियर हो जाएगा। a large earthen pot driven by a bullock, no. a large water bucket pulled up by a rope directly by hand. देखिए हमने जब वाटर रिसोर्सेज का चैप्टर ज्योग्राफी में कराया था तो उसमें हमने जब कन्वेंशनल मेथड्स बताए थे इरीगेशन के, जो मैनुअल लेबर के साथ या ड्रॉट एनिमल की मदद से होते हैं, उसमें वैसे ये चारों ही मेथड कराए हैं। ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, कौन किससे किस वजह से एफिशिएंट है, फिर उसके रीज़न भी बताए हैं। तो उसमें हमने ये चारों ही मेथड वैसे क्लियर कराए हैं। द सेकेंड आस्पेक्ट, इट इज़ द अरघट्टा सिस्टम, द रहट, द पर्शियन व्हील। मैं आपको इसकी इमेज दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, रहट पर्शियन व्हील आप भरिए, ये देखिए, ये देखिए, इज दैट क्लियर? ये आपने देखा होगा, बकेट्स जो हैं वो व्हील के एंड पर जाकर के चिपकी हुई हैं, चिपकाई गई हैं इस तरह से। ओके, सो इट्स द पर्शियन व्हील सिस्टम। बकेट्स इस तरह से अरेंज की जाती थी। ओके, यही है अरघट्टा सिस्टम। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, एनिमल पावर की मदद से इसे इस्तेमाल में लाया जा रहा है। और ये देखिए बकेट्स अटैच्ड हैं, दिख रही हैं कैसे बकेट्स अटैच की गई हैं व्हील के एंड पे। तो ये है पर्शियन व्हील सिस्टम। बहुत परेशान करते हैं आजकल ये लोग फ़ोटोज़ भी दिखाने में, यहाँ पर शायद स्पष्ट दिखाया जा पाए। ओके, चलें आगे। अब इसको देखिए, इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जब भी आप किन्हीं सोर्सेज से पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये मल्टीपल नेम बताए जाएंगे। जैसे मैंने रहट बताया, अरघट्टा बताया, धेनकली भी कहा जाता है। आ जाइए, हम आपके सामने ये मिडिवल पीरियड की इकोनॉमिक लाइफ का जिक्र कर रहे हैं, और इकोनॉमिक लाइफ में आगे एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट का जिक्र करेंगे। और इसी में हम शुरुआत करते हैं। क्या लिखा गया है यहाँ पर देखिए, मीन्स ऑफ इरीगेशन वर बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। wells, tanks, reservoirs, canals were constructed wherever necessary. Drawing water for irrigation by means of leather buckets and the Persian wheel, and lifting water by means of Dhenkuli, that is system worked on the lever principle, and bowling were commonly employed. तो Dhenkuli क्या है? was a system of irrigation. यही Dhenkuli system आगे डिटेल में समझाया गया है। This is the system of रहट। ओके, आप लेदर बकेट्स लगाएं या फिर आप पॉट्स लगा दें अर्दन, या फिर कुछ भी यू कैन, या आप वुडन बकेट्स वहाँ पर लगा दें, कुछ भी आप वहाँ पर पुटअप करिए जिस जिस टाइम पे जो चीज़ एफिशिएंटली होती है। मेन आइडिया इज़ कि देयर इज़ एनिमल, एनिमल के ऊपर देयर इज़ अ शाफ्ट, वो शाफ्ट जाएगी और अल्टीमेटली वो घुमाएगी एक क्रैंक को। एक क्रैंक इस तरह से लगा है तो उसी क्रैंक के साथ एक क्रैंक वर्टिकल पोजीशन में लगा है। जो वर्टिकल पोजीशन में क्रैंक लगा है उसमें से एक शाफ्ट और जा रही है, वो व्हील में लगी हुई है, और व्हील का ये हब है जिसमें वो शाफ्ट लगी है। हब के साथ स्पोक्स हैं, तो स्पोक्स के सराउंडिंग स्पोक्स टच होती हैं लार्जर व्हील पे। उस व्हील पे अरेंज की गई हैं बकेट्स, वो अलग अलग मटेरियल की बकेट्स होती हैं, और जब भी ये एनिमल घूमता है ये शाफ्ट घूमती है। इसी तरह से कोल्लू के बैल से तेल भी बीज भी पिसवाए जाते हैं तो तेल निकाला जाता है। तो इसी तरह से वो जब एनिमल घूमता है ये शाफ्ट साथ में घूमती है।
जब शाफ्ट साथ में घूमती है तो वो अल्टीमेटली घूमती है शाफ्ट क्रैंक्स, जब क्रैंक्स घूमते हैं तो फिर लार्जर व्हील घूमता है, लार्जर व्हील जब घूमता है तो बकेट्स पानी में डूब के ऊपर आती हैं, जब ऊपर आने के बाद वो खाली होती है इस पॉइंट पे तो ड्रेन में पानी गिरता है कंटिन्यूटी में, और इसी तरह से पानी इस्तेमाल होता है इरिगेशन सिस्टम। हमारे लेक्चरों में आर्ट एंड कल्चर में डिटेल में पढ़ाया गया है, इसे ज्योग्राफी में पढ़ाया गया है, मिडेवल इंडिया में इसे डिटेल में पढ़ाया, अलग अलग सोर्सेज में हर बार इसे बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। ओके, मिडेवल इंडिया से ये सेकंड क्वेश्चन था, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द मिडेवल इंडिया। 2 क्वेश्चन मिडेवल इंडिया से, 5 क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया से, टोटल 7 क्वेश्चन हो चुके हैं एंशिएंट एंड मिडेवल से। अब बाकी कोई क्वेश्चन मिडेवल से नहीं आएगा, अब बाकी क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से आएंगे, एक एक करके उनको फटाफट डिस्कशन में लेते हैं। पहले हम मॉडर्न इंडिया से वो टॉपिक उठाएंगे, देखिए कई बार एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, हमने इकोनॉमी में भी ये देखा था। तो पहले हम मॉडर्न इंडिया से वो टॉपिक उठाएंगे जिसमें से 2 क्वेश्चन आ गए। अगर आपका टॉपिक प्रिपेयर, ये बहुत रेयर होता है कि एक इतना बड़ा सब्जेक्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें से एक ही टॉपिक में से आपको 4 मार्क्स मिल जा रहे हैं फ्रॉम अ सिंगल टॉपिक, ये हर बार नहीं होता है। हमने इकोनॉमी में ये देखा था रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट वाले टॉपिक में, और यहाँ पर भी हमें वो रिपीट होते नजर आ रहा है। द टॉपिक इज़ द नॉन कॉपरेशन, और इसमें से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और दोनों बहुत जिस मैनर में एग्जैक्ट किताब में लिखे हैं उसी मैनर में पूछे गए हैं। आइए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। स्टेटमेंट 1, द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज by all legitimate and peaceful means to be its objective। कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि वो स्वराज अचीव करेगी by all the legitimate and all the legitimate and peaceful means to be its objective। उनका ऑब्जेक्टिव है स्वराज अचीव करना, और वो स्वराज वो हर तरह के लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन से अचीव करेंगे। ये बड़ा डिपार्चर था कांग्रेस का, कांग्रेस की अब तक की पॉलिसी के मुकाबले। अब तक कांग्रेस हमेशा ये कहती थी कि वो एप्लीकेशंस लिखेगी, वो अर्जियां लगाएगी, वो प्लीज़ लगाएगी, और जो गवर्नमेंट है उससे पार्टिसिपेशन मांगेगी इंडियंस का गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत जो नागपुर सेशन होल्ड किया गया था उसमें कांग्रेस अपनी पॉलिसी से डिपार्ट हो गई, और कांग्रेस ने ये बोला कि अब हम सारे के सारे विधि सम्मत जो तरीके हैं, ऑल द लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स जो भी हो सकते हैं उन सबको इस्तेमाल में लाएंगे और हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे, जो कि है स्वराज। मैं ठोक के कहता हूँ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में। स्टेटमेंट 2, इट वाज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस विद सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द नेक्स्ट स्टेज ओनली इफ स्वराज डिड नॉट कम विद इन अ ईयर एंड द गवर्नमेंट रिजॉर्टेड टू रिप्रेशन। ये स्टेजेस में अप्लाई किया जाने वाला मूवमेंट था, और उसमें ये कहा गया था कि हम शुरुआत में तो नॉन कॉपरेशन अपनाएंगे, अगर 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि गांधी जी का लोगों के सामने संकल्प था कि अगर आप मेरे बताए हुए मार्ग पे चल पड़ते हैं 1 वर्ष के अंदर अंदर स्वराज ले देंगे आपको। अगर 1 वर्ष के अंदर सरकार स्वराज नहीं देती और रिप्रेसिव तरीके अपनाती है तो फिर हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे, हम अवज्ञा करेंगे कानूनों की, और हम टैक्सेस पे नहीं करेंगे। तो पहले हम नॉन कॉपरेशन तक, असहयोग तक ही रहेंगे, हम असहयोग करेंगे अंग्रेजों का, लेकिन फिर हम सभी नए अवज्ञा करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे। गांधी जी ने 1 साल का वादा दिया था लोगों को। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी इज द आंसर। निकाल के बताते हैं। देखिए अब हम जिस सोर्स को इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो बिपिन चंद्र की किताब है, दिस बिपिन चंद्र बुक, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। एनसीईआरटी यही प्रिपेयर करते रहे हैं भारत सरकार के लिए, अलग से इंडिपेंडेंट हेडिंग के तहत भी इनकी ये किताब आती है, और एनसीईआरटी के तौर पर भी ये किताब आती है। हमने खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन 1919 to 1922 का चैप्टर खोला है। अगर मैं चैप्टर की इंडेक्स को पढ़ता हूँ तो चैप्टर का इंडेक्स कहता है, इंडेक्स को रीड करते ही पता लगता है, चैप्टर नेम द स्ट्रगल फॉर स्वराज, 1919 से 1927। ये स्वराज का पहला फेज़ है, दैट इज़ नॉन कॉपरेशन। द स्ट्रगल फॉर स्वराज दूसरा फेज़, दैट इज़ सिविल डिसोबीडियंस, 1927-1947। 1919 वाला फेज़ में नॉन कॉपरेशन में कांग्रेस स्वराज की बात करती है, 1927 से 47 में कांग्रेस पूर्ण स्वराज की बात करती है, क्योंकि इस बिटवीन भगत सिंह आ जाएंगे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के तहत वो कंप्लीट टोटल इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, पूर्ण स्वराज की बात करेंगे। ये शिफ्ट कांग्रेस के स्टैंड में आएगा। पर नॉन कॉपरेशन के टाइम पे जो स्वराज की बात की है वो भी बड़ा शिफ्ट है,
वो हम आपको यहाँ पर पढ़ करके बताते हैं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन हमें समझना है, अंडरस्टैंड करना है क्या बताता है। किताब कहती है द कांग्रेस मेट इन अ स्पेशल सेशन इन सितंबर 1920 एट कैलकाटा। ओके, only a few weeks earlier it had suffered a grievous loss. Lokmanya Tilak had passed away, but his place was soon taken by Gandhi, C.R. Das and Motilal Nehru. The Congress supported Gandhi's plan. The Congress supported Gandhi's plan for non-cooperation with the government. The Congress supported Gandhi's plan for non-cooperation with the government till the Punjab and Khilafat wrongs were removed and स्वराज established. जब तक जो पंजाब में जलियांवाला बाग में किया है और जो खिलाफत मूवमेंट के तहत रिप्रेशन किए हैं, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते स्वराज, और जब तक स्वराज नहीं मिल जाता, कांग्रेस गांधी जी के नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट के साथ खड़ी है। द पीपल वर आस्क्ड टू बॉयकॉट गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लॉ कोर्ट्स एंड लेजिस्लेचर्स। पहले नॉन कॉपरेट करो, असहयोग करो, उनकी अदालतों का सहयोग मत करो, उनके स्कूल शैक्षणिक संस्थानों का सहयोग मत करो, और किसी भी तरह से सरकार का सहयोग मत करो। एंड टू गिव अप फॉरेन क्लॉथ, विदेशी कपड़े छोड़ो, स्वदेशी पहनो। टू सरेंडर ऑफिशियली कॉन्फर्ड टाइटल्स, जितने भी टाइटल्स मिले हैं बरतानिया सरकार से सरेंडर करो। एंड ऑनर्स, एंड टू प्रैक्टिस हैंड स्पिनिंग एंड हैंड वीविंग फॉर प्रोड्यूस खादी, खुद में स्वदेश में निर्मित करो, खादी बनाओ। लेटर बाद आगे जाके प्रैक्टिस लेटर द प्रोग्राम वुड इंक्लूड, आगे जाके प्रोग्राम में क्या क्या आ जाएगा, रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज एंड मास सिविल डिसोबीडियंस इंक्लूडिंग रिफ्यूजल टू पे टैक्सेस। कांग्रेसमैन इमीडिएटली विड्रू फ्रॉम इलेक्शंस and the votes too largely boycotted them. This decision to defy in a most peaceful manner the government and its laws. The Congress held at Nagpur, December. The British people will have to beware, declare Gandhiji at Nagpur, that if they do not want to do justice, it will be the burden duty of every Indian to destroy the empire. The Nagpur session also made changes in the constitution of the Congress. Provincial committees बनाई गई, ये सारी चीज़ें की गई। Is that clear? अब हम आपको दूसरे सोर्स के वाया से इस्टेब्लिश करते हैं। हमने हमारा सोर्स पकड़ लिया है मॉडर्न इंडिया सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल्स। ओके, एक बार आपको क्वेश्चन की लाइनें बताना चाहते हैं, दोबारा से क्वेश्चन रीड करके आपको बताने के लिए कि सिलेक्टेड सोर्स की ऑथेंटिसिटी कितनी होनी चाहिए। हमने बिपिन चंद्र भी रखा, वहाँ से थोड़ा कंक्लूड करना पड़ रहा है, थोड़ा ड्रॉ करना पड़ रहा है। सोर्स की ऑथेंटिसिटी कि सीधा हिट मारे, सीधा हिट मारेंगे, टेंशन मत लीजिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ देना चाहता हूँ। कांग्रेस डिक्लेयर्ड अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स। It was to be implemented in stages, with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression. Okay. लीजिए, Nagpur session of the Congress. Okay. The Nagpur session of Congress is also memorable for the new Congress constitution. It brought about a revolutionary changes in Congress organization. The Congress aim of Swaraj was reaffirmed, but now explained to mean self-government within empire if possible and outside if necessary. Further, the earlier emphasis on the use of constitutional means was substituted by all peaceful and legitimate method. मैं क्वेश्चन पढ़ना चाहता हूँ। All legitimate and peaceful means. कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया कांग्रेस ने अपने, पहले सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के वाया प्रेयर्स, प्लीज, एप्लीकेशंस, अब ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मेथड्स। क्या कहती है किताब? ऑल पीसफुल एंड लेजिटिमेट मेथड। द ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस जो भी हुए उसमें, फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग कमेटी, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया कमेटी, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस कमेटी, ये सारा कुछ किया। अब ध्यान से समझिए, नीचे जाके दोबारा फिर बात एक्सरसाइज करती है किताब। चेंज्ड एम क्या है? दो द कांग्रेस एम ऑफ स्वराज वाज रीफॉर्म्ड बट नाउ एक्सप्लेन टू मीन सेल्फ गवर्नमेंट। अब स्वराज का मतलब सेल्फ गवर्नमेंट है। वर्ल्ड वार में किया हुआ वादा धोखा दे गए अंग्रेज, भारत ने सहयोग भी किया था। चेंज्ड मेथड क्या है? द अर्लियर एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स वाज सब्सटीट्यूटेड बाय ऑल पीसफुल एंड लेजिटिमेट मेथड्स। बार बार किताब इस बात को रीअफर्म कर रही है। और कैसे काम करेगा? फेस्ड मैनर में। आ जाओ। नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या है? इट इंक्लूडेड स्टेप, समझो,
nationalization of education, encouragement of national school, promotion of indigenous goods, popularization of charkha and khadi, enrollment of volunteer corps. आगे boycott of law courts, boycott of educational institutions, surrender of title and honor, boycott of election to legislature, boycott of British and foreign good, boycott of official functions. बुक की ब्यूटी देखिए अगले पेज पे, फेजेस ऑफ द मूवमेंट का टॉपिक है पूरा, कभी दिमाग से प्रिंट जाएगा ही नहीं कि मैंने लेक्चर में भी सारा ऐसे ही पढ़ाया है। जब आप लेक्चर पढ़ेंगे ना, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर करेंगे, गांधीयन एरा का टॉपिक है अलग से, उसमें ये पढ़ाया भी फेजेस में गया है। कैसे, ध्यान से देखिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन अर्ली 19 फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ द मूवमेंट was considered to be from January to in this phase Gandhi and Ali brothers started nationwide mass campaign. Main emphasis was on the boycott of school, college, law courts and the use of charkha. आगे आ जाओ, सीधा जंप करते हैं। Second phase starting from April, basic objective were collection of 1 crore for the Tilak Swaraj Fund. Okay. Third phase starting from July 91, stress was on boycott of foreign goods, forthcoming visit of Prince of Wales and popularization of charkha and khadi and jail bharo by Congress volunteers. The Congress had granted permission to the Provincial Congress Committee to sanction mass civil disobedience wherever they thought the people were ready. Fourth phase, in the last phase since November 1921 onward, a shift toward radicalism was visible in the movement. Gandhi decided to launch a no revenue campaign at Bardoli and also a mass civil disobedience movement for freedom of speech, press and association. Is that clear? So yes, it was a stage-based, phased-based, starting with the non-cooperation, escalation to the civil disobedience and non-payment of taxes. Okay. ओके इसी में हम आगे आते हैं फेजेस के वाया। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट होती है कि गांधी का संकल्प क्या था लोगों के सामने, इसको ध्यान से समझिए। देखिए, with the withdrawal of the movement, Congress and Khilafat volunteer organizations were declared illegal. Gandhi was sentenced to 6 years of imprisonment. Khilafat issue also lost its relevance when Kamal Pasha came to power. Gandhi had promised that if worked upon his policies, Swaraj will be attained in a year. स्वराज विल बी अटेंड इन अ ईयर, कि अगर उनके कहे हुए मार्ग पर हम चलते हैं, वो सारे मेथड्स फॉलो करते हैं, 1 वर्ष में स्वराज लेके दूंगा। और अगर सरकार स्वराज नहीं देती और रिप्रेसिव होती है तो एस्केलेट कर देंगे नॉन कॉपरेशन को सिविल डिसोबीडियंस लेवल तक। बोथ द स्टेटमेंट्स वर करेक्ट, एग्जैक्टली गिवन इन द बुक्स। ओके, अभी तो आप सिर्फ और सिर्फ लाइन टू लाइन यहाँ पे देख रहे हो। चैप्टर होलिस्टिक सेंस में पढ़ोगे तो ये बात बड़ी कैजुअल और आम है, लेक्चरों में मिल जाएगी बहुत कंफर्ट मैनर में। इज दैट क्लियर? नॉन कॉपरेशन का एक क्वेश्चन हमने डन किया। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कितना आ गया? पहला एक क्वेश्चन प्रूव हो गया और सीधा नॉन कॉपरेशन हमने सेगमेंट के तौर पर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। नॉन कॉपरेशन से ही मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, सेम टॉपिक से ही। अक्सर ऐसा नहीं होता कि सेम टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए। देखिए सुनिए। ओके स्टार्ट। और आपको पहला वाला क्वेश्चन हो गया तो दूसरा आप कर ही जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट विद रिगार्ड टू द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम। टॉपिक 1 इधर, अनिकेत इधर, वो कर ही लेंगी अपना, कोई बात नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विद रिगार्ड टू नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम। पहला, बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लॉथ। थोड़ा सा ये भी पढ़ा नॉन कॉपरेशन और आप लोग आंसर करने लगे। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन, एग्जाम के बाद के एनालिसिस की ये ताकत होती है। हमेशा एग्जाम मोड में रहना, क्वेश्चन कभी नहीं भूलते 10-10 साल तक। अगर सही एस्पिरेंट है, पेपर ढंग से देकर के आया, उसे 15-20 साल तक तो क्वेश्चन ही नहीं भूलते, क्योंकि उसने पूरा प्रोसेस किया होता है एग्जाम में बैठ के। सोता नहीं है घर आकर के रातों तक, वो एग्जाम ढूंढता रहता है अपने किताबों में। लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से हो गया है, हमारे खुद के एफर्ट्स खत्म हो गए, हम सीधा इंटरनेट पे रिलाई करते हैं। मैंने सारे सोर्स किताबें इस्तेमाल की, किताबों से हर जगह से चीज़ ढूंढी, इसमें समय बहुत गया, एक रात भी हो सकता है लग गई हो, लेकिन इसके बाद मेरी मेमोरी कितनी फ्रेश हुई, दोबारा कितना कन्फर्म हो गया मैं फिर। और उसका नमूना आपने देखा, आप खुद अगला क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, शायद आपने मॉडर्न हिस्ट्री अभी पढ़ी भी ना हो। इतना सही एनालिसिस आपको इतना एरिया में ताकतवर बना गया कि अब बॉयकॉट पर अगर कोई और क्वेश्चन आता है आप आंसर कर लोगे। नॉन कॉपरेशन पे आपको इतनी बड़ी बात पता लगी, कल को चैप्टर पढ़ने में कितनी आसानी होगी कि फेज्ड मैनर में है ये। अच्छा, नॉन कॉपरेशन अलग बात होती है, सिविल डिसोबीडियंस कुछ अलग होता है। अच्छा, असहयोग, अवज्ञा, एक है आप मेरा सहयोग कर रहे हैं, एक आप मेरी अवज्ञा कर रहे हैं, अगला लेवल हाई है। ओके, consider the following subject with regard to non-cooperation: boycott of law court and foreign clothes, done. Okay, observation of strict non-violence, non-violence strict रहेगा, बिल्कुल done. अगला, retention of titles and honors without using them in public, grossly incorrect. Surrender of title and honor, not retention.
अच्छा, इस्टेब्लिशिंग ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स, हाँ अपने लेवल पर न्याय करेंगे, अंग्रेजों के न्याय सिस्टम में सहयोग नहीं करेंगे। पंचायतों को रिवाइव किया जाए और उनको बोला जाए कि अपने स्तर पर न्याय दिया जाए, मतलब लोग अपने मसले अपने आप से समाधान करें, क्योंकि जब आपने लॉ कोर्ट्स को ही सपोर्ट करना बंद कर दिया तो मसले थोड़ा ना खत्म हो गए, मसले तो कहीं हल करने। अच्छा, अब ये एब्सोल्यूट नेचर का क्वेश्चन था, सारा आता होगा तो ये आंसर होगा, क्योंकि कितने सही स्टेटमेंट है, सिर्फ एक, सिर्फ दो, सिर्फ तीन या सारी? तो आंसर इज ओनली 3, सी स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, और मुझे दोबारा ये दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो आपने देख ही लिया है, और अगर देखना भी चाहें अगर तो एक ही जगह पर सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, एक ही जगह पर लिख दी गई हैं सारी, ये देखिए यहाँ पर सारी बातें लिख दी गई हैं। प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस गुड, पॉपुलराइजेशन चरखा खादी, एनरोलमेंट ऑफ वॉलंटियर कॉप, बॉयकॉट ऑफ लॉ कोड, बॉयकॉट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सरेंडर ऑफ टाइटल एंड ऑनर, बॉयकॉट ऑफ ऑफिशियल्स, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, बॉयकॉट ऑफ इलेक्शन टू लेजिस्लेचर्स। आगे जाकर के पढ़ेंगे तो वो भी है कि अपने लेवल पर न्याय करो, पंचायतें ऑर्गेनाइज करो। दैट्स द थिंग। इज दैट क्लियर? दो क्वेश्चन एक ही टॉपिक से हो गए आपके। अब अगले क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको थोड़ा सा स्पेस दे दिया है, स्पेस दे दिया है, मैं आपको बताता हूँ कैसे स्पेस दिया। थोड़ा टाइम दिया सोचने के लिए कि चलो इतने डिटेल क्वेश्चन ही करता रहेगा बच्चा तो फिर कई बार टाइम की कमी पड़ जाती है, थोड़ा सा इसको टाइम दे देते हैं। देखिए क्या टाइम दिया उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको स्पेस दिया है उन्होंने। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? आंसर इज श्योर, शॉर्ट ऑप्शंस भी वैसे पढ़ने की कई बार जरूरत नहीं होती। आंसर इज पेरियार, पेरियार, दैट इज ईवी रामास्वामी नायकर। आंसर ऑप्शन ए। इंडिया में कास्ट मूवमेंट हुई, ज्योतिबा फूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रामास्वामी नायकर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए हम इनके बारे में आपको बताते हैं, हम सोर्सेज के बारे में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको इसके लिए सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का चैप्टर खोलना है। जब आप वो खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे, तो आपको मिलेंगी कास्ट मूवमेंट्स। कास्ट मूवमेंट्स में शुरुआत तो वही हमने पता ही है, महाराष्ट्र की कास्ट मूवमेंट में जाएंगे तो ज्योतिबा राव फूले, सत्यशोधक समाज, फूले मूवी भी आई थी अभी। अब आप आगे बढ़ गए, ये रही सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हेडिंग। क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। बुक इंटेंसली मार्क्ड है, आप देख ही रहे हैं। ओके, ईवी रामास्वामी नायकर, दैट इज पेरियार, who was earlier a congressman and participated in the non-cooperation movement, left the Congress and started a journal, Khudi Arosu, in 1924 in order to propagate his idea. In 1925 he started the radical anti-Brahminic self-respect movement. ये anti-Brahminical movement है। मेरा लेक्चर है, हमारी प्लेलिस्ट खोलिएगा मॉडर्न इंडिया की, उसमें लेक्चर है एंटी मूवमेंट्स, उसमें स्पेसिफिकली ये सारी मूवमेंट्स दी हैं बिकॉज दे आर एंटी कास्ट मूवमेंट। हम इसे एनसीईआरटी वाया आपको ट्रेस करके देते हैं। एनसीईआरटी बिपिन चंद्र, अगेन वही कास्ट मूवमेंट्स, पेज नंबर 241। देखिए यहाँ पर साफ मेंशन है, इन साउथ इंडिया द नॉन ब्राह्मण्स ऑर्गेनाइज द 1920s द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट टू फाइट the disabilities which Brahmins had imposed upon them. Numerous satyagraha movements were organized all over India jointly by the upper and the depressed caste. यहाँ पर स्पेसिफिकली पेरियार का नाम नहीं दिया, लेकिन कलेक्टिवली जहाँ पर एंटी कास्ट मूवमेंट नाम दिए हैं वहाँ पे उनका नाम दिया है। जब आप ओवरऑल सारा चैप्टर पढ़ेंगे और जो डिसग्रेस उनके साथ हुआ जब उन्हें सिटिंग पैटर्न के दौरान कांग्रेस के सेशंस में बैठने के लिए स्पेसिफिक जगह अलॉट की, उसके बाद वो कांग्रेसमैन थे, उसके बाद उन्होंने ऐसी मूवमेंट की शुरुआत की, वहाँ पे स्पेसिफिकली उनका नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल से हमने सीधा हेडिंग के नीचे नाम बता दिया। इससे ये भी क्लियर होता है कि एक बुक आपकी होलिस्टिक और स्ट्रीमलाइन नॉलेज बिल्डअप करने में रोल प्ले कर रही है, दूसरी बुक उस इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करती है, स्पेसिफाई करती है, एकदम सर्जिकल, जैसे बिल्कुल टिकाने पे चोट करना, बिल्कुल वैसा बनाती है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं हर बुक की इंपॉर्टेंस कितनी अलग है। अब जो मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन के लिए जो सवाल जो पूछा गया है, एग्जैक्ट स्पेसिफिक वो लाइंस कहाँ पर गिवन है, कैसे लिखा गया है, आप उसको समझेंगे। ध्यान से देखिए, मैं आपके सामने वो क्वेश्चन रख देता हूँ। हम तो ये लिखना ही भूल गए कि कितने क्वेश्चन मॉडर्न से आ रहे हैं। अभी तक 3 हो गए, बच्चों ने ड्यूटी संभाली हुई है। ओके, 3 क्वेश्चन। ओके, डन, चलो, वेरी गुड। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, वी हैव टू डिस्कस इट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राजा राम मोहन रॉय।
देखिए सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, एक राजा राम मोहन राय के ऊपर और दूसरा एंटी कास्ट मूवमेंट दैट इज द एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट दैट इज द ए.वी. रामास्वामी नायकर। दो क्वेश्चन एक टॉपिक से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से। कितना इंपॉर्टेंट है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट? सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राजा राम मोहन राय, विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट? ओके, ही possessed great love and respect for the traditional philosophical systems of the east, for the traditional philosophical systems of the east वेदांतिक आइडियाज, वेदांतिक फिलोसफीज, इन सब के प्रति उनका ज़बरदस्त प्रेम और सद्भाव था, सम्मान था। इसलिए तो वो उनके ओरिजिनल वर्जन्स को रीइंस्टेट करना चाहते थे, इसलिए तो वो उनको ट्रांसलेट कर करके लोगों के सामने लेकर के जा रहे थे कि आपको बीच के दौर में आए हुए लोगों ने भ्रमित कर दिया है, गलत वर्जन्स पढ़ा दिए हैं, मैं सत्य रूप को स्थापित करना चाह रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ he desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality of all men and women। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, आंसर इज बोथ 1 and 2, सी ऑप्शन। वो चाहते थे लोग वेस्टर्न कल्चर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी देखें, वो सभी लोगों के लिए समान का भाव रखें, औरतों को पुरुषों को एक स्तर पर देखा जाए, महिलाओं को अवसर प्रदान किए जाएं। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हम हमारी किताब से निकाल करके बताते हैं आपको। चंद्र, एनसीईआरटी, सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, राजा राम मोहन राय। किताब क्वेश्चन में कैसे लिखा था, देखते हैं बुक में कैसा लिखा है। राजा राम मोहन राय possessed great love and respect for the traditional philosophical systems of the east। क्वेश्चन में कैसा लिखा था, आइए एक बार फिर पढ़ते हैं। आप लोगों में मैं कॉन्फिडेंस भर देना चाहता हूं पूरा, बार बार कि आपको यकीन रहे किताब से बात एकदम उतारी गई है, एनसीईआरटी से। He possessed great love and respect for the traditional philosophical system of the east। ये तो लाइनों में ढूंढ रहे हो आप, लेक्चरों में देखना, कहीं तर्क देखना इस बात के सपोर्ट में, कॉन्सेप्ट देखना। अगर उन तर्क और कॉन्सेप्टों से पढ़ा है तो ये भूल ही नहीं सकता सारी उम्र। आपको बताया गया है कि कैसे उन्होंने अपने ही पास्ट यानी कि ओरिएंटल नॉलेज, ईस्ट की नॉलेज और ऑक्सीडेंटल वेस्ट की नॉलेज के बीच में कैसे एक समन्वय बनाया है। उन्होंने वेस्ट को भी सवाल खड़े किए हैं कि तुम भी जरा सोच लो, विचार लो, अंधाधुंध जिंदगी मत दियो। सिर्फ अपने लोगों को नहीं, उनको भी क्वेश्चन किए उन्होंने। ओके, दैट इज द थिंग। आगे की लाइन फिर से दोबारा पढ़ते हैं। किताब कहती है, राजा राम मोहन राय possessed great love and respect for the traditional philosophical systems of the east, but at the same time he believed that modern culture alone would help regenerate Indian society। In particular, he wanted his countrymen to accept the rational and scientific approach and principle of human dignity and social equality of all men and women। He also wanted the introduction of modern capitalism and industry in the country। Okay, अब अगली लाइन पढ़े हम। He desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality of all men and women। ये तो बिपिन चंद्र से लाइन ही उठा के चेप दी, क्वेश्चन बना दिया। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट। ओके, वंस इन अ लाइफ अगर आपने कभी राजा राम मोहन राय या ब्रह्म समाज पढ़ा है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ा, ये नहीं भूलेंगे, मैं गारंटी करता हूँ। ओके, ऑप्शन डन। जल्दी से हो जाने वाला क्वेश्चन था, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी, हाउ इंपॉर्टेंट गांधी इज। तीसरा क्वेश्चन ऑन द गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए भाई? गुड इवनिंग। चलो, सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन, सेडिशन मेरा रिलीजन हो गया है, वॉज द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय गांधी जी एट द टाइम ऑफ, कब दिया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डांडी मार्च, जब नमक से जुड़ा कानून तोड़ा, तब बताया कि अगर तुम ऐसे हो गए हो, नमक हर आदमी खाता है, अक्रॉस रिलीजन, अक्रॉस कास्ट, इट इज लाइक अ पोल टैक्स, तुम पर पर्सन टैक्स लगाने पे आ गए, अमीर गरीब कुछ नहीं, रोजगार बेरोजगार कुछ नहीं। अगर ये सिस्टम है लोकतांत्रिक, अगर ऐसा गवर्नमेंट है, देन सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन। मैं अवज्ञा करूंगा, मैं कानून तोड़ूंगा, मैं ऐसे स्टेट के अगेंस्ट हूं, आई एम सेडिशियस। ओके, ऑप्शंस, कब कहा गांधी ने ये? चंपारण सत्याग्रह, पब्लिकली वायलेटिंग द साल्ट लॉ एट डांडी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, साल्ट लॉ जब नमक बनाया डांडी मार्च की, तब ये बात कही, अटेंडिंग द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं, द लॉन्च ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं। ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, सोर्स ढूंढते हैं। ओके, गांधी, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, डन। दिस इज बिपिन चंद्र, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया।
कोई फोकस के नोट्स या किसी के नोट्स नहीं, आपकी किताबें। फोकस के लेक्चर, टीचर मेंटर का काम है ऑथर के पढ़ाए हुए को स्टूडेंट्स तक ले जाना, ऑथर का काम है बुक लिखना। दोनों एक दूसरे का काम नहीं करते। पिछले 16 साल से इसी बात पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को। ओके, दिस बुक इज मोर देन इनफ along with that civil services chronicle, and if you are going for the mains, then you need to attach from the book of Shekhar Bandyopadhyay. Okay, हमने वो भी सारी कवर की है। Okay, start. Okay, civil disobedience movement, I am going to read it. The British rule in India has brought about moral, material, cultural and spiritual ruination of this great country. I regard this rule as a curse. I am out to destroy this system of government. Sedition has become my religion. Sedition has become my religion. Okay, I am going to read the statement of question. Sedition has become my religion was the famous statement given by Gandhi at the time of publicly violating SART law at Dandi. Okay, that's the idea. अगला क्वेश्चन, थोड़ा हट के विचलित करने वाला, परेशान करने वाला, लेकिन एकदम टिक के दिमाग लगा के फेत रख के पढ़ने का क्वेश्चन हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। ओके, द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल was set up in 1901 by Vishnu Digambar Palushkar in Delhi, Gwalior, Ujjain, Lahore. Answer is Lahore. Answer is Lahore. आइए, आज आपको एक बात बताते हैं। ये ई पाठशाला है आपके सामने जो मैं खोल रहा हूँ। ओके, जब आप इस ई पाठशाला को खोलते हैं तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। ओवरऑल हेरिटेज एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर कवर करने के लिए आपको किन सोर्सेज के बारे जाना है। आप 11वीं क्लास में जाइए पहले, 11th क्लास पे जाइए पहले, और इंग्लिश आप जो भी लैंग्वेज आपकी आप कर लीजिए। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए द फाइन आर्ट्स, और पहली किताब खुली है, दिस बुक इज़ एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1। ये क्लियर हो गई? ओके, हाँ जी, जूम कर दो, आ नहीं रहा ये कब से जूम होने लगा है? मैं बोल भी तो रहा हूँ साथ में। ई पाठशाला जूम नहीं होता, सरकार का नियंत्रण है इस पे। हर चीज़ हमारे बस में नहीं है इस पृथ्वी पर। एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1 11वीं क्लास की फाइन आर्ट्स के अंदर मिल जाएगी किताब ई पाठशाला ऐप पे। मैंने सारी कवर कराई हुई है ईश्वर की कृपा से। बाबा जी क्या कहते हैं, बाबा प्रेमानंद जी क्या कहते हैं? ईश्वर की कृपा से, अपने दम से नहीं। और हम इस बात को तब से मानते हैं जब से वेद पुराण ग्रंथ लिखे गए थे, तब से मानते हैं, आज से नहीं। प्रत्येक श्वास जब ईश्वर की कृपा से है तो फिर हर काम उनकी कृपा से है। सही नहीं है? प्रत्येक काम उनकी कृपा से है। अच्छा, दूसरी किताब आ जाओ। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बोलते नहीं होते, काम पे ध्यान लगाते होते हैं। बाबा जी ये भी कहते हैं कि काम पे ध्यान लगाओ। ओके, दूसरी 12वीं क्लास में आ गए, 12th क्लास में आ गए, इंग्लिश की ही लैंग्वेज हमने चूज़ कर ली, सब्जेक्ट फाइन आर्ट चूज़ कर लिया। दूसरी किताब एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 2 आ गया। तो 2 किताब पार्ट 1 पार्ट 2 आपको मिल रहा है आर्ट एंड कल्चर का है, एंशिएंट हिस्ट्री ई पाठशाला पे ही, यानी कि इसी के अंदर। ओके, अब आपको कुछ और भी दिखाते हैं, ध्यान देने वाली चीज़ है, इसको ध्यान दीजिए। 11th क्लास में वापस आ गए, इसमें किताब आ जाएगी नॉलेज, ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया। तो टोटल 3 किताब, पहले पार्ट 1 पार्ट 2 और तीसरी नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस। ये किताब बाद में जाकर के सरकार ने अपलोड की थी, जब तक ये नहीं थी तो आर्ट एंड कल्चर के NIOS के सोर्सेज और कुछ ऑथर्स हैं जैसे मधुकर कुमार भगत की भी एक किताब है, वो भी अच्छी किताब है, यूज़ करते थे। हमारे 67 लेक्चर आर्ट एंड कल्चर की स्पेसिफिक कैटेगरी में इन बुक्स को टारगेट करके अपलोड किए गए हैं। जैसे इनमें चैप्टर्स आप देख सकते हैं, इनमें चैप्टर्स क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम, परफॉर्मिंग आर्ट एंड ट्रेडिशन। तीसरा चैप्टर क्या है? परफॉर्मिंग आर्ट एंड ट्रेडिशंस इन इंडिया, तीसरा चैप्टर। ओके, NCERT। ओके, गुड। इस चैप्टर को खोलने जा रहा हूँ, परफॉर्मिंग आर्ट एंड ट्रेडिशंस इन इंडिया, आर्ट एंड कल्चर। ओके, खोल दिया चैप्टर। नीचे चलते हैं आपके सामने, ऐसे करके चला जाऊँ नीचे, है ना। कई बार ऐसा कहते हैं कि एकदम दिखा के करो पूरा, इतना भी ज़्यादा मैं दिखा के नहीं कर पाऊँगा। ओके, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, मॉडर्न पीरियड 1800 से टिल डेट तक म्यूजिक की फील्ड में कंट्रीब्यूशन, किताब है, डन। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन पूछा गया, बेमायने नहीं है। आ जाओ, हमने चैप्टर ही खत्म कर दिया।
हम चैप्टर खत्म करने में कहाँ पर आ गए, क्वेश्चन आंसर्स में आ गए, एक्सरसाइज में। क्वेश्चन आंसर्स कहते हैं, ओके, क्वेश्चन आंसर कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पंडित विष्णु नारायण भतखंडे एंड पंडित विष्णु दिगंबर पालुस्कर। पंडित विष्णु दिगंबर पालुस्कर पर शॉर्ट नोट लिखिए, तीसरे चैप्टर आर्ट एंड कल्चर का कहता है। ओके ओके, क्या कहता है, क्या शॉर्ट नोट लिखिए, क्योंकि पढ़ाया होगा कुछ इन्होंने किताब में, तो ही शॉर्ट नोट्स भी मांगा है। अब वो क्या पढ़ाया है वो अब आपको बताने जा रहे हैं, समझिए उसको ध्यान से। बताने का पर्पस सिर्फ इतना है, टिक के पढ़ना, टिक के पढ़ना, इधर उधर नहीं भाग के पढ़ना, टिक के। क्या कह रहा है ये, पंडित विष्णु भतखंडे एंड पंडित विष्णु पालुस्कर worked hard for the upliftment of music and musicians by organizing music conferences, establishing music institutions and writing books. Efforts were made by Pandit Vishnu Bhatkhande and Pandit Vishnu Palushkar for documentation of music by evolving systemized notation system. Okay, this period is known for revolutionary change in the field. सारा कुछ बताया गया है, आगे डब्बा बनाया गया है। डब्बे में जो बात बताते हैं वो तो कभी मिस ही नहीं करना होता आपने। ओके, अब पंडित विष्णु पालुस्कर स्टार्टेड गंधर्व महाविद्यालय इन लाहौर एट प्रेजेंट पाकिस्तान। ओके, क्वेश्चन इज देयर। क्वेश्चन हमने निकाल दिया किताब में से, एनसीईआरटी में से, कोई टेंशन तो नहीं, लिखने 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। ओके, कई बार होता है कि कहाँ से ढूंढेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ऐसा अब क्या करेंगे तो हम ही बताएंगे। ओके, अगले क्वेश्चन, गांधी जी अगेन, फिर से, हाउ इंपॉर्टेंट ही इज इन द मॉडर्न हिस्ट्री, subsequent to which one of the following event Gandhiji, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all spheres, decided to include the upliftment of Harijan in his political and social program? किस इवेंट के बाद गांधी जी ने हरिजन को अपना लिया अपने सोशल प्रोग्राम के तहत एक्सक्लूसिवली और उसी की दिशा में लग गए? पूना पैक्ट, पढ़ते ही आंसर कर दो यस, पूना पैक्ट। 1932 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, उसी दौरान 1930s ऑनवर्ड्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी चल रही थी इंग्लैंड में, और दूसरी तरफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के तहत भारत को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही थी, जबकि भारत चाह रहा था कि वहाँ पर भारत के लिए राजनीतिक भविष्य की दिशा में कोई बेहतर कदम उठाया जाए। अब हो ये रहा था कि भारत को डिवाइड एंड रूल करने की नीति हमेशा से अपनाई अंग्रेजों में, इस बार उन्होंने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के रिजल्ट जब उनके फेवर में नहीं आए, उन्होंने भारत को तोड़ना चाहा, और भारत को तोड़ने के लिए बरतानिया प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनल्ड ने एक अवार्ड घोषित किया, इसे मैकडोनल्ड अवार्ड कहते हैं, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि भारत में अब जो शेड्यूल कास्ट हैं, जिनको गांधी जी हरिजन कहते हैं, वैसे दलित कहा जाता है, इनको भी अब सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, मतलब इनके लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व रखी जाएंगी, जहां पर इनके कैंडिडेट को यही वोट डालेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट। गांधी जी कहते हैं ये इंडिया को डिवाइड करने की कोशिश है, मैं तो पहले ही सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट के अगेंस्ट हूँ, सेपरेट सिख इलेक्टोरेट भी दे रहे हैं, मैं उसके अगेंस्ट हूँ, सब इलेक्टोरेट के अगेंस्ट हूँ। ये अब हिंदुओं में फाड़ डाल दिया इन्होंने, अब अलग कर देंगे सारी उम्र के लिए, ये इस तरह से उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे करके, मैं इसका विरोध करता हूँ। भीमराव अंबेडकर कह रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, डेवलपमेंट हो जाएगी, गांधी जी विरोध कर रहे थे। गांधी जी ने आमरण अनशन रख दिया यरवदा जेल में, सब मिलकर पहुंच के उनके पास, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में बातचीत हुई, जो समझौता हुआ उसे पूना पैक्ट कहते हैं। तो पूना पैक्ट हुआ रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड के बाद, और गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में मेन, बाकी और भी लोग थे उसमें शामिल, और उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट रखने की बात मना हो गई, पर पहले से ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जाएगा एसटी कम्युनिटी को, इस बात पर सहमति बनी। आइए इसके बारे में अब आपको पढ़ाते हैं किताब से। सोर्स आपके सामने रख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, मैकडोनल्ड अवार्ड एंड पूना पैक्ट, सारा पॉइंट टू पॉइंट बताया गया, बहुत डिटेल में बताया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है। आज ये शुरुआत कर देते हैं। मैं वैसे बता देता हूँ आपको कि इसी पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ भी बनाया गया था, और हरिजन वीकली हरिजन भी गांधी जी ने निकालना शुरू किया था, फॉर द कॉज ऑफ द शेड्यूल कास्ट, दैट इज द दलित हरिजन्स। आइए समझते हैं क्या लिखा है। आफ्टर द पूना पैक्ट, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बुक क्या बोल रही, ऑथेंटिसिटी। आफ्टर द पूना पैक्ट महात्मा गांधी gave up all other preoccupation and carried on a whirlwind campaign against untouchability। सारे काम धाम छोड़ के भारत भर में लग गए अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। From Wardha on 7th November 1933, he conducted an intensive Harijan tour of the country, collecting money for recently founded Harijan Sevak Sangh, propagating the removal of untouchability in all its forms and practices, and urging social workers to leave all
लीव ऑल and go to the villages to the social, economic, collateral and political uplift of the Harijans, his name for the depressed classes. ओके यही आपको बिपिन चंद्र की किताब से भी एग्जैक्ट चीज़ें मिल जाएंगी. मेनली पूना पैक्ट के बाद उन्होंने हरिजन कॉल को, अनटचेबिलिटी को देशव्यापी स्तर पर एक मुद्दे के तौर पर उठा लिया और ये ठान लिया कि मैं इसको नष्ट कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी यहाँ पर काम नहीं करेगी. क्वेश्चन कितने हो गए? क्वेश्चन हो गए 7. देखिए इसका आंसर स्पेसिफिकली एक सिंगल सोर्स में नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है उसमें बताया गया है कि यूरोपियंस किस किस कंट्री में, किस किस कॉन्टिनेंट में गए तो क्या लेकर के गए, फिर इसी तरह से भारत आए तो क्या लेकर के आए, खान पान, रहन सहन, इनसे जुड़ी हुई चीज़ों में, हेरिटेज एंड आर्ट एंड कल्चर के सोर्सेज में, अलग अलग सोर्सेज जब आप देखते हैं तो बहुत ईजिली आपको ये पता लग जाता है कि क्या क्रॉप्स या क्या फ्रूट्स भारत से विदेश गई हैं और क्या वो लोग वहाँ से लेकर के आए हैं. दैट इज़ द क्वेश्चन. इसमें ये पूछा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग फ्रूट्स, पपाया, पाइनएप्पल और गुआवा. हाउ मैनी ऑफ द अबव वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द पोर्तुगीज़ इन द 16th एंड 17th सेंचुरीज. मतलब इनमें से कितने या कौन कौन से पोर्तुगीज़ भारत लेकर के आए थे? पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा. जब आप सोर्सेज पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड तीनों के तीनों ही उन्हीं के द्वारा लाए गए थे. मतलब सीधे स्पेसिफिकली पोर्तुगीज़ अगर कहीं नहीं भी लिखा है तो यूरोपियंस लिखा होगा कि यूरोपियंस लेकर के आए. तो यू कैन कंक्लूड दिस आंसर. बट कई बार ये होता है कि स्पेसिफिक चीज़ नहीं पढ़ी और क्योंकि क्वेश्चन एब्सोल्यूट नेचर का है कि ओनली 1, ओनली 2, ऑल द 3 या नन, तो बच्चा फंस जाता है. लेकिन मैंने बताया अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्रीज़ पढ़ी हैं और आर्ट एंड कल्चर पढ़ी हैं तो अलग अलग जगहों पे इसके रेफरेंस बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, आपको उसे पढ़ना होगा. इफ़ यू हैव कवर्ड दोज बुक्स तब इन तीनों क्रॉप्स के आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे कि गुआवा, पपाया एंड पाइनएप्पल ये यूरोपियंस के द्वारा लाए गए. कहीं कहीं पर इस स्पेशल क्रॉप के साथ मेंशन किया गया है कि ये पोर्तुगीज़ के द्वारा लाया गया है. ओके, इज़ दैट क्लियर? सो आंसर इसका है ऑल 3. लेकिन आप स्पेसिफिक एक किसी चैप्टर से इसे फाइंड आउट करेंगे, शायद पूरी इन्फॉर्मेशन एक सोर्स में ना मिलेगी. ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ. इज़ दैट क्लियर? इसके अलावा तो ये दैट इज़ द क्वेश्चन, दैट इज़ 8th क्वेश्चन. 7 पहले थे, 8 अब हो गए, टोटल 8 क्वेश्चन हो गए, है ना. और हमने कहे थे 16, है ना टोटल क्वेश्चन. ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में, एक ये वाला क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में, एक दूसरा आज़ाद हिंद फौज का केस किसने लड़ा था वो वाला क्वेश्चन, और इसी तरह से जिन लोगों ने काकोरी में ट्रेन लूटी उन लोगों के केसेस किसने लड़े थे. इस तरह के केसेस लड़ने वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन बैंक, उसमें भी हैं, बुक में भी गिवन है, बट स्पेसिफिक किसी एक जगह पर गिवन है ये अभी लोकेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई. इसलिए एग्जैक्ट सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल में ये कहाँ लिखे हैं वो तो मैं नहीं ला पाया, लेकिन लेक्चर्स के वाया और चैप्टर्स के वाया जब आप गुजरेंगे तो आपको मिल जाएगा स्पष्ट इसका आंसर. आंसर बिल्कुल क्लियर है, वो मेरे पास है. आप लेक्चर्स भी करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, वो मैं बता देता हूँ. क्वेश्चन है, हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन द आफ्टरमाथ ऑफ द चोरा चोरी इंसिडेंट. नॉन कॉपरेशन पे तीसरा क्वेश्चन है ये. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द नॉन कॉपरेशन. चौरा चौरी में पुलिस थाना जब जलाया गया लोगों के द्वारा तो उसी समय गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया और उसके बाद जिन लोगों ने यह घटनाक्रम को अंजाम दिया उन्हें अरेस्ट किया गया. सवाल यह है कि इनका केस किसने लड़ा था. इनका केस मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत ने लड़ा था. ये बात आप याद रखना, आपको बहुत आराम से क्रॉनिकल्स में ये मिल जाएगा. ओके, टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे, टेस्टों में भी ये मिलेगा, लेक्चर्स में तो ये है ही है. मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत ने केस लड़ा था. तो ऑप्शन है CR दास, नहीं, चितरंजन दास नहीं थे. ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, कृष्णकांत, यस. सैफुद्दीन किचलो और ख्वाजा हसन निज़ामी तो थे ही नहीं, उन्हीं को तो पहले अरेस्ट किया गया था और उसी के प्रोटेस्ट में तो आप लोगों ने जलियांवाला बाग में जब वो प्रोटेस्ट बुलाया गया था वो इसीलिए बुलाया गया था ना, क्योंकि रॉलेट एक्ट की खिलाफत की जा रही थी और उन लोगों को अरेस्ट किया गया. उसके बाद ही आप लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए इस चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए और वहाँ पे मैसेकर कर दिया गया. गांधी जी ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया इसके लिए. और लास्ट है मोहम्मद अली जिन्ना. नो, आंसर इज़ मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत. इज़ दैट क्लियर? सो टोटल ये दिस वन इज़ द 9th क्वेश्चन. तो 9 + 7 16. ओके, टोटल 16 क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन जो फ्रूट्स या सिंपली कहिए क्रॉप्स पे आया और एक क्वेश्चन जो केस.
ये भी आपको मिलेगा, ये भी मिलेगा, लेकिन इसके लिए हिस्ट्री के ही थोड़े अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग जगहों पे मिलेगा। दिस फ्रूट केस वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली एग्जैक्ट गिवन है कि किस किस ने ये केस लड़ा था, उसके लिए आपको चैप्टर थोड़ा थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो बिल्कुल शॉर्ट हैंड में जाएं अगर, कि स्पष्ट रूप में अगर कोई स्टूडेंट आंसर कर पाए तो एनी हाउ 15 क्वेश्चंस के आंसर श्योर शॉर्ट वो करेगा, जो से सीधे सीधे हर चैप्टर में लाइन टू लाइन ट्रेस होंगे जैसा हमने ट्रेस करके दिया। ओके, तो पहले सेगमेंट में इकोनॉमी में कितने क्वेश्चन हुए? 14। दूसरे सेक्शन में पॉलिटी में क्वेश्चन तो 16 थे, लेकिन हमने एक्सेप्ट किया कि 13 आपसे होने बनते हैं। और तीसरे सेगमेंट में 16 क्वेश्चन है, मिनिमम 15 आपसे होने बनते हैं। तो आप हिसाब लगाइए, 14, 13, 15 कितने होते हैं? मैम वॉवल मत किया करो, जोर 42, जोर से एक बार में बोल दिया करो। 42 क्वेश्चंस। ओके, स्कोर कितना हो गया? 84, स्कोर 84। इतने स्कोर का हमने और इतने क्वेश्चंस का हमने डिटेल्ड वर्ड टू वर्ड, बुक टू बुक, रेफरेंस टू रेफरेंस एनालिसिस आपके सामने कर दिया है। कोई डाउट हमने नहीं छोड़ा कि बुक्स की ऑथेंटिसिटी, ऑथर्स क्यों पढ़ने चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटीज़ के साथ साथ हर एक चीज़ बारीकी में देखनी समझनी ज़रूरी है। हर एक चीज़ किसी और इशारा करती है, उसका एक इम्पॉर्टेंस है कि वो कुछ बताना चाहती है। कि मैंने बताया था कि गांधी जी से सख्त लहजा तो कोई और अपना ही नहीं सकता। मैंने शुरुआत में आपसे ये बात की थी और आज प्रूव हुआ कि गांधी जी में वो गट्स थे, उनकी कैरेक्टरल इंटीग्रिटी इतनी स्ट्रांग थी कि वही ये खुल के कह सकते हैं अंग्रेज़ों को कि सेडिशन मेरा धर्म हो चुका है अब, अगर ये तुम्हारा रवैया है सरकार चलाने का। यू कैन, आम कैरेक्टर का आदमी, आम स्ट्रेंथ का आदमी इतनी ओपन मैनर में ये स्टेटमेंट दे, नॉट पॉसिबल। तो आप देखिए गांधी भी ऐसा जिक्र कर रहे हैं। तो कई लोग आज के समय में भी जब अलग अलग मुल्कों में या भारत में ही सरकारें जब किसी पर भी कोई केस करती हैं कुछ, तो वो ये भी कहते हैं कि इसे आप सेडिशन कैसे मान सकते हैं, तो अपने अधिकारों की लड़ाई है। गांधी ने खुद ये कहा है कि अगर अधिकारों के लिए लड़ना सेडिशन है तो फिर सेडिशन मेरा धर्म हो चुका है, अगर तुम तशद्दुद ढाते हो। तो वैसे तर्क भी देते आपको मिलते हैं। दिस इज़ द आइडिया ऑफ द गांधी। इज़ दैट क्लियर? तो दैट इज़ द होल डिटेल्ड एनालिसिस। नेक्स्ट सेगमेंट में हम एनालिसिस करेंगे ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी कलेक्टिव। जैसे आज हमने हिस्ट्री एंड कल्चर इकट्ठा कर दिया, वैसे ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी सब इकट्ठा ही हम एनालिसिस कर देंगे। जो भी 15, 20, 25 क्वेश्चन बनेंगे सबका इकट्ठे एनालिसिस कर देंगे और आपकी टैली वहाँ पर पहुँच जाएगी 42 क्वेश्चन से बढ़ करके समवट अराउंड 60, 65, 70 क्वेश्चन तक। इज़ दैट क्लियर? 100 में से डन है? इतना एनालिसिस आसान नहीं होता वर्ड टू वर्ड। आप इतनी क्लोज को पहुँचते जा रहे हैं एब्सोल्यूट नंबर के। एब्सोल्यूट नंबर ऑफ क्वेश्चन आर 100। ओके, थैंक यू सो मच, एन्जॉय।